बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 24/9 में खुशामदीद। मैं हूं अबू ज़र मुअज़्ज़म और उम्मीद करते हैं कि आपका दिन आज खैरियत से गुजरेगा। सीमन हाशमी आज हमारे साथ मौजूद नहीं होंगी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, लेकिन प्रोग्राम का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और अभी नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तहरीक के दूसरे मरहले का आज से आगाज़। लॉन्ग मार्च की तैयारियों के सिलसिले में मर्दान में मैदान सजेगा। मुजाहरे की क़यादत मौलाना फजल रहमान करेंगे। ज़िला इंतज़ामिया को रैली की इजाज़त देने से इनकार। एक साल तक मईशत की समझ ही नहीं आई। वज़ीर आज़म इमरान खान का हैरान कुन एतराफ़। कहते हैं इक़्तिदार में आए तो 3 माह चीज़ों को समझने में लग गए। 1.5 साल तक पावर सेक्टर के एदाद शुमार का ही पता नहीं लग सका। पावर मिनिस्ट्री का सोच कर रातों को नींद नहीं आती। बगैर तैयारी किसी को हुकूमत में नहीं आना चाहिए। काबीना ने इलेक्ट्रिक व्हीकल और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की भी मंजूरी दे दी। बिजली से चलने वाली गाड़ियों की दरामद पर इजाफी कस्टम ड्यूटी और सेल्स टैक्स खत्म। 50 किलोवाट की गाड़ियों पर 1% टैक्स आयद होगा। कोरोना वायरस के बाद जारी 24 घंटों में 84 अफराद जान की बाजी हार गए। एक दिन में मजीद 2142 नए केसेस रिपोर्ट। तुर्क कंपनीज और LWMC की लड़ाई। लाहौर शहर में गंदगी के अंबार लग गए। तुर्क कंपनियों के मुलाजमीन का शाहीन कॉम्प्लेक्स के सामने एहतजाज। CEO LWMC के खिलाफ नारे। इस पर बात होगी आज के प्रोग्राम में। का इम्तियाज और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की हामिल पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा मलिका तरन्नुम नूरजहां की मुद्दाहों से बिछड़े आज 18 बरस बीत गए। तो जो आपने नज़र डाली हेडलाइंस पर, और चूंकि हमने आप प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना है तो पहले हम नज़र डालते हैं कि कल कौन से पॉलिटिकल लीडर ने कहां पर क्या कहा। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है 1.1 ट्रिलियन का कराची के पैकेज का, उसके ऊपर काम जारी है। शाह महमूद कुरैशी ने उस मीटिंग रूम में जो स्पीकर हाउस में है मुझे अलहदा बुलाया। मुझे बुला के पहली बात तो ये कही कि मियाँ साहबान को मेरा सलाम कहना, और उसके बाद कहा कि यार ये पागल जो है ये नहीं मान रहा। हम तो पूरी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि नैब में ये अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। हम पूरी तरह से मुतफिक हैं। सिस्टम को रिव्यू करना चाहिए कि जब आपकी टीम बन जाए उसके बाद फिर आपको एक पूरा टाइम मिलना चाहिए गवर्नमेंट संभालने से पहले कि स्पेसिफिकली गवर्नमेंट की तैयारी करें कि आपने गवर्नेंस कैसे देनी है आपकी, और आपकी टीम की फिर ब्रीफिंग्स हो हर महकमे की। मसलन आप ऑफिस संभालें तो आपको पूरी तरह पता हो कि मैंने क्या एजेंडा इम्प्लीमेंट कर। तो हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज़ जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। मैं वजीर आजम को आज एक कबाड़िया खान इसलिए कहूँगी कि इन्होंने इस मुल्क को कबाड़ खाना कर दिया है। इस मुल्क के कौमी असासों को कबाड़ करके ये बेच रहे हैं। तो क्या कहा गवर्नर इमरान इस्माइल ने, और उसके बाद जो गैस बहरान है, फिर राना सनाउल्लाह ने जो कहा है वो भी आपने देखा। ये तमाम सिचुएशन है इस वक्त इसी वजह से क्योंकि इख्तलाफात इतने हद तक बढ़ गए हैं कि PTM रैली निकालने पर मजबूर हुई और फिर रैलीज़ भी निकाली, जलसे भी निकाले, और इसके साथ साथ अब ये कहा जा रहा है कि लॉन्ग मार्च तो होगा, साथ इस्तीफ़ों की बात भी चल रही है। अब PTM की रैली क्योंकि शेड्यूल थी तो आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तहरीक के दूसरे मरहले का आगाज़ हो रहा है। लॉन्ग मार्च की तैयारियों के सिलसिले में मैदान सजाया जा रहा है। मुजाहरे की क़यादत मौलाना फजल रहमान ने करनी है और मुजाहरे के लिए ट्रक पर स्टेज भी तैयार है, लेकिन इसकी इजाज़त नहीं दी गई है ज़िला इंतज़ामी की जानिब से, जो कि ये कहा जा रहा है कि SOPs की खिलाफ वर्जी होगी कोरोना की, इसीलिए ये इजाज़त नहीं मिल सकती। लेकिन इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट बात यह है कि चूँकि रैली निकलेगी तो फिर उधर इंतजामात कैसे होंगे, फिर इसके अलावा ये भी देखना होगा कि रश कितना होता है, फिर ज़िला इंतज़ामिया इसको कैसे टैकल करती है। अब एक तरफ ये मामला है, फिर 27 को बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के हवाले से भी जो तकरीब मुनक़िद की जानी है उसमें भी आला क़यादत शरीक होने जा रही है PTM की। फिर इसके अलावा कल एक अहम डेवलपमेंट हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब कल स्पीच की एक जगह पर, जब तकरीब हो रही थी वफाकी काबीना के हवाले से, जब उन्होंने अगले साल के हवाले से बात करनी थी, तो उन्होंने कहा कि हुकूमत को तैयारी से पहले इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए। अब ये एक ऐसी बात उन्होंने की है जिस पर कल से सोशल मीडिया पर बात हो रही है। उन्होंने कहा कि 3 माह तो हमें लग गए गवर्नेंस को समझने में, फिर हमें ये लगा कि 1.5 साल तक तो सही अदाद शुमार का ही हमें पता नहीं लग सका। बिजली के बारे में उन्होंने कहा कि जब मैं सोचता हूँ तो मेरी रात की नींद उड़ जाती है। वफाकी वज़रा की कारकर्दगी
और उन्हें अहदाफ सौंपने की तकरीब थी कल। और इस दौरान उन्होंने कहा कि सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें इस सिस्टम पर नज़रसानी करनी चाहिए और जब आपकी टीम बन जाए तो फिर आपको हुकूमत संभालने से पहले पूरा टाइम मिलना चाहिए। कितना टाइम मिलना चाहिए, क्या तरीकाकार होना चाहिए, उन्होंने जो बाइडन का जिक्र भी किया। अमरीकी इंतखाबात के बाद जो उनको 3 माह मिल रहे हैं एक कानूनी तरीक़ेकार के तहत, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी ऐसा सिस्टम मुतारफ़ होना चाहिए। फिर 18वीं तरमीम पर भी उन्होंने बात की है। ये तमाम पॉलिटिकल डेवलपमेंट और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो बयान है कल का, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम सलाम। बुखारी साहब कैसे हैं आप, तबीयत ठीक ठाक है आपकी? जी मैं ठीक हूँ। बुखारी साहब, कल इमरान खान साहब ने जो बात की है, उन्होंने कहा कि 1.5 साल लग गया इदाद शुमार समझने में, इसके अलावा 3 माह लग गए कि ये सिस्टम क्या है, बाहर बैठकर कुछ और लगा, लेकिन जब हुकूमत में आए तो मामला कुछ डिफरेंट थे। ये जो 2.5 साल बाद कल उन्होंने खिताब किया है, इसकी क्या वजह आप देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं तो उस इमरान खान को जानता हूँ जो इलेक्शन से पहले हर तकरीब में ये कहते थे कि मेरे पास 200 माहिरीन की एक ऐसी टीम है जो पाकिस्तान के हर शुबे में जो है वो इंकलाब ले आएगी और तब्दीली सबको साफ नजर आएगी। मैं तो उस इमरान खान को जानता हूँ जो कहते थे कि पिछले सारे जाहिल और नाअहल थे, हम एक नया पाकिस्तान में हैं। वो मेरे ख्याल से जो कुछ भी कल उन्होंने कहा है वो एक कोशिश है इन 2.5 साल में अपनी नाअहली को, अपनी बेअमली को और अपनी नाकामी को छुपाने की। कोई दो राय इसके बारे में नहीं हो सकती, इसलिए कि ये जो बाइडन को पहली दफा 3 महीने नहीं मिल रहे हैं हुकूमत बनाने के लिए। अमेरिकन सिस्टम को जो समझता है उसको पता है, जो वक्त लगता है जब नई चेंज ओवर होती है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जब भी चेंज होती है वहाँ 3 महीने का टाइम उनके पास होता है। तो ये सारे जवाब पेश किए इमरान खान साहब ने सिर्फ इसलिए कि लोग जो बार बार पूछते हैं, चाहे वो टीवी टॉक शोज में है, चाहे वो अखबारात में एलानिये हैं, चाहे आम आदमी जो है जिनके इंटरव्यूज टेलीविजन पर दिखाए जाते हैं कि भाई साहब आप इतने नारे मार के आए थे, ये सब्ज बाग आपने हमें दिखाए थे, किधर है वो? तो उस हवाले से स्पेसिफिक पर भी लोग आ जाते हैं कि आपने कहा था 50 लाख घर बनाऊंगा, आपने कहा था 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, आपने कहा था IMF के पास नहीं जाएंगे, आपने कहा था महंगाई खत्म कर दूंगा, बिजली में बहुत फ्रॉड हुए हैं। तो वो जो कुछ कल कह रहे थे इमरान खान साहब, मुझे तो उसके ऊपर बड़ी खुशगवार है। बुखारी साहब, साथ उन्होंने कल ये भी कहा है कि इदाद शुमार का जब आप भी जिक्र कर रहे हैं कि उनको मालूम नहीं थे, उन्होंने कहा कि हम जब एक डिपार्टमेंट देखते तो कोई और फिगर होती थी, जब दूसरे डिपार्टमेंट में देखते थे तो कोई और मामला होता था, वहाँ पर लगता था कि कारकर्दगी अच्छी है, कहीं और से देखते थे किसी और एंगल से तो फिर कारकर्दगी डिफरेंट नजर आती थी। लेकिन ये जो मौशी टीम होती है फिर उसने क्या देखना होता है? क्या ये मौशी टीम का काम नहीं होता कि वो रिफ्लेक्ट करे असल में हकीकत क्या है? मैंने बताया आपसे कि वो असद उमर की तरफ इशारा करके कहा करते थे कि ये एक ऐसे इकोनॉमिक अरिस्टोटल हैं कि ये हर चीज को 1 हफ्ते के अंदर ठीक कर देंगे, मैशत मुल्क की हो जाएगी, 90 दिन में करप्शन खत्म हो जाएगी, 90 दिन में जनूबी पंजाब का सूबा बन जाएगा, 90 दिन में ये हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि अपने हर एक नारे, हर एक वादे के सर के ऊपर एक यू टर्न जो है वो खड़ा है और वो इस पर फख्र महसूस करते हैं। उनका ख्याल ये है कि जान है कि वो जो कहे वो करे ना, यानी यू टर्न जो है वो उनके नजदीक एक क्वालिटी है बड़े लीडर की। जब ये हाल हो तो बड़ी अजीबोगरीब खुशगवार हैरत होती है। मैं तो एक बार और कहना चलूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि मुझे मुतल्लिका शुबे के ऊपर ब्रीफिंग गलत दी जाती थी, मुझे तो 3 महीने तक पता ही नहीं था कुछ, मुझे तो जो अदाद शुमार दिए गए थे वो हमें समझ में ही नहीं आ रहे थे। देखिए, जो अपोजिशन होती है, जो किसी भी हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक चलाती है या पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन होती है, उसको वो कहते हैं गवर्नमेंट इन वेटिंग। लिहाजा वो तमाम खामियां जो हुकूमत वक्त की होती हैं उनको समझ के उनके बारे में एक लाए अमल लेके, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक मैनिफेस्टो लेके साथ चलती हैं। ये कल तो अजीबोगरीब वो लोग, मेरे ख्याल से बहुत ही मेरी तरह से बहुत से लोग हैरत में थे कि ये वही प्राइम मिनिस्टर है जो नया पाकिस्तान। बुखारी साहब, आपने कहा कि बहुत से लोग हैरत में थे और जो दावा करते थे प्राइम मिनिस्टर के पाकिस्तान को बदल देंगे विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स, वो 2.5 साल बाद आज कह रहे हैं कि 1.5 साल में उनको मालूम ही नहीं था हुआ क्या है। ये बताएं कि जो वुज़रा हैं, जो मुआविन खुसूसी थे, जो 1.5 साल तक या सपोर्टर्स हैं, वो डिफेंड करते रहे तमाम पॉलिसीज़ को, तमाम जो गवर्नेंस के सिस्टम को, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज 2.5 साल बाद थोड़ी सी कन्फ्यूजन नज़र आई है। तो कल सोशल मीडिया पर भी बड़ा एक तूफान सा बरपा था इस बयान के बाद।
देखिए, ये जो जितने भी डोरची थे, चाहे वो किराए के कातिल थे, बाहर से मंगाए गए थे, चाहे वो नॉन इलेक्टेड लोग थे, चाहे वो पुरानी दूसरी पार्टियों से लाए गए लोग जिन्हें चोर और डाकू कहते थे इमरान खान साहब, वो लोग थे, उन सब ने सवाए पिछलों के रोना रोने के अपना कोई काम करके नहीं दिया। किसी एक वजीर की कार्रवाई और परफॉर्मेंस जो है उसको आप देख लीजिए। वो जो शेख रशीद साहब कहते थे रेलवे के अंदर उन्होंने इनकलाब बर्पा कर दिया है, इतना मुनाफा हो गया है, तारीख बदल के रख दी है उन्होंने, वो जब गए हैं छोड़कर, अब जो लोग वहाँ रेलवे की बात कर रहे हैं या जो लोग नए आए हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या 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 कमाल के काम उन्होंने किए हुए हैं कि रेलवे जो है वापस उसी पोजीशन पे चली गई है जिस पर साद रफीक से पहले थी। तो जब आप परफॉर्मेंस देखने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि किसी आदमी ने अपना काम जिसके लिए उसको असाइन किया गया था, जो वजारत सौंपी गई थी, वो तो काम किया ही नहीं। उसने तो सिर्फ पिछलों का जो है वो हमें बताया कि वो नाहल थे, वो करप्ट थे। करप्शन की बात जिसका नारा इतना बड़ा मारा था इमरान खान साहब ने, करप्शन के बारे में खुद उन्हीं की पार्टी के लोग अब कहते हैं कि इतनी करप्शन पहले कभी नहीं थी। बहुत सारे लोग जो है इस हवाले से बात करते हैं, जो दूसरों के अंदर ऐप निकालते थे, जो दूसरों पर इल्जाम ताकी करते थे, वो आज तक जो फॉरेन फंडिंग केस जो है उसका फैसला नहीं करा सके हैं। उसकी इतनी तारीखें पड़ चुकी हैं, वहाँ हुकूमत ने आज तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है। तो ये जो जितना कुछ भी सामने हमारे है इस पर, और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए आपको। ग्रास रूट लेवल के ऊपर आप जाए, स्ट्रीट के ऊपर जो आम आदमी है वो आपको बताएगा कि हुकूमत की परफॉर्मेंस क्या है। मेरे ख्याल से इतनी बुरी सूरत हाल तो इससे पहले कभी नहीं थी। राइट, बिल्कुल ठीक बुखारी साहब, आपके मुताबिक ये तमाम जो सिचुएशन है इससे बुरी कभी हुई नहीं पहले। लेकिन इसके अलावा एक और मामला जिस पर हम आपसे बात करना चाहेंगे वो है PDM की जो रैलीज़ हैं, और 27 को भी एक बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के हवाले से भी। अब ये जो तहरीक है रैली की शक्ल इख्तियार करके शेड्यूल पूरा बनाया गया है, फिर जनवरी के हवाले से भी शेड्यूल आ रहा है। इस तमाम डेवलपमेंट पर और फिर आगे आइंदा आने वाले दिनों में जो 2 दिन सिर्फ दे दिए गए थे इस्तीफों के हवाले से, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई 2 हफ्ते भर तो लगे रहे लोग। ये लाहौर का जलसा जो था इसको नाकाम साबित करने में कि वहाँ तो इतने लोग थे जितने इमरान खान के कंटेनर पर होते थे। एक जिम्मेदार आदमी फैसल जावेद साहब जो है वो जब ये दावा करते हैं तो हमें पता चलता है कि पता नहीं कोई खास एनक है उनके पास देखने की, कोई खास काउंटर उन्होंने बाहर से इम्पोर्ट किया है जिससे पता चलता है कि ये इतने लोग थे जितने उनके कंटेनर पर होते थे। कुछ वक्त तो इस पर गुजार दिया उन्होंने, फिर उन्होंने चूंकि बीच में गैप था कुछ थोड़ा सा, तो बहुत सा वक्त उन्होंने इस पर गुजार दिया कि ये PDM की जो तहरीक है ये तो अब सर्द पड़ गई है और दोबारा ये मोमेंटम जो है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो उसके साथ ही फिर PDM की तरफ से, खासतौर से मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से मरदान के जलसे का ऐलान हुआ, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ एक जलसा नहीं है, बहुत सी जगह पर बहुत से और जलसे होंगे। और जैसा आपने हवाला भी दिया कि 27 दिसंबर को जो नारखाना गढ़ी खुदाबख्श में होगा वो भी एक पहली दफा बहुत बड़ा इज्तिमा इस लिहाज से होने जा रहा है। पहले उसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी की क़यादत हुआ करती थी, इस दफा जो दूसरी बड़ी पार्टी है उसकी जो इस वक्त यहाँ पर लीड कर रही है मरियम नवाज, वो भी उस जलसे से खिताब करेंगी। और जिस तरह का अब शेड्यूल आपने कहा कि कुछ बन भी रहा है, कुछ अनाउंस भी होने वाला है, तो ऐसे लगता है कि ये मोमेंटम जो है वो कायम रहेगा। और इससे मैं जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि हुकूमत को आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। ये जो दूसरा और बल्कि तीसरा फेज शुरू होने जा रहा है ये उनके लिए मुश्किलात पैदा करेगा। बिल्कुल ठीक सलीम बुखारी साहब, आपके मुताबिक ये तमाम सिचुएशन मज़ीद आगे बढ़ेगी और PDM जो है आगे बढ़ते हुए मज़ीद एहतजाज भी करेगी। आपका शुक्रिया, आपने इस तमाम सूरत हाल पर हमसे गुफ्तगू की। और नाज़रीन, जहाँ पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई वहीं पर वफाकी काबीना का भी कल इजलास हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत छठी मरदमशुमारी के हतमी नताइज जारी करने का फ़ैसला भी कल किया गया। और इसके अलावा MQM ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कराची की जो पॉपुलेशन है उस पर उनके इजहार है कि वो सही तरह से काउंट नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने जो इजलास कल किया, वफाकी काबीना के इजलास में 12 निकाती एजेंडे पर गौर भी किया गया था और इजलास में मुल्क की मजमूई मुआशी और इक़्तिसादी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया था और साथ ही मुल्क की इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई थी। ज़राए के मुताबिक इजलास में बड़ी पेशरफ सामने आई कि काबीना ने छठी मरदमशुमारी के हतमी नताइज जारी करने का फ़ैसला किया और इसके अलावा जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें इत्तेहादी जमात MQM ने मरदमशुमारी के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। फिर इसके अलावा एक और मामला जिस पर कल गुफ्तगू हुई उसमें यह है कि वफाकी तरक्याती इदारे CDA के चेयरमैन को मागला रोड पर कायम तजावुज़ात हटाने की
हिदायत भी की गई है। और फिर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की भी मंजूरी दे दी गई। तो ये डेवलपमेंट थी। फिर इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कल जो हुई इजलास में, वफाकी काबीना ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी की मंजूरी भी दे दी है। तो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं वो भी आने जा रही हैं और हुकूमत की जानिब से मंजूर की गई पॉलिसी के मुताबिक बिजली से चलने वाली गाड़ियों की दरामद पर इजाफी कस्टम ड्यूटी और सेल्स टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। इन गाड़ियों के आलात की दरामद पर 1% टैक्स होगा और यह रायत सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए होगी। और फिर इसके अलावा इस्लामाबाद की हदूद में बिजली से चलने वाली गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन और सालाना फीस ख़त्म कर दी गई है। 50 किलोवाट की गाड़ियों पर 1% टैक्स भी आयद होगा और 150 किलोवाट की कमर्शियल गाड़ियों और चार्जिंग के आलात पर भी 1% सेल टैक्स नाफिज किया जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है और इसके हवाले से बात भी की जा रही थी, बहुत देर से इंतज़ार भी था कि पाकिस्तान में ये कब होगा और अब ये होने जा रहा है। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। इसके साथ आगे बढ़ते हुए आज चूँकि 23 दिसंबर है, आज की डेट के मुनासबत से आज हम याद करेंगे माजी की तमगा इम्तियाज़ परफॉर्मेंस की हामिल अजीम गुलकारा नूर जहाँ को, जिनकी आज बरसी है। हम उनको याद कर रहे हैं क्योंकि एक ज़बरदस्त गुलकारा थी जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मलका तरानूम नूर जहाँ का असल नाम अल्लाह वसाई था और वो 21 सितंबर 1926 को महला कोट मुराद खान कसूर में पैदा हुई। उन्होंने अपनी फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ बतौर चाइल्ड स्टार 1935 में कलकत्ता में बनने वाली फ़िल्म शीला उफ पिंड दी कुड़ी से किया था और 1938 में वो लाहौर वापस आ गईं और फिर फिल्म गुल बकौली में उन्होंने एक अहम किरदार भी अदा किया। मूवीज़ में काम करने के बाद नूरजहाँ ने अदाकारी से किनारा कशी इख्तियार करने के बाद ख़ुद को गुलकारी तक ही महदूद किया था और एक रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने 995 फिल्मों के लिए नगमात रिकॉर्ड करवाए और वो बहुत ज़बरदस्त और शानदार थे, जिनमें आखिरी फिल्म गबरू पंजाब दा था और 2000 में रिलीज़ हुई, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और निशान इम्तियाज़ भी अदा किया। जबकि उनके जो मदा थे उन्हें आज उनकी बरसी पर याद कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए उनके गानों की, लाजवाल गाने जो कि आज भी लोगों की ज़बान पर ज़्यादा आम हैं। सितंबर 2000 को इस दुनिया से रुखसत हुई, आज भी उनके मद्दा उनको याद कर रहे हैं, लाजवाल गीत। और जब ये गाने हम सुन रहे हैं तो फिर आपको भी अब ऐसा नहीं होता कि कोई शख्स जो है झूम ना उठे। तो आज भी हम उनको याद कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। हमें एक ब्रेक लेनी है, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। एक और अहम डेवलपमेंट, वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान में ड्रोन के इस्तेमाल के लिए ड्रोन रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करने का भी फैसला किया है और वज़ीर-ए-आज़म ने पहली ड्रोन पॉलिसी भी मुरतब करने के लिए कानून साजी के लिए कमेटी भी कायम करने की हिदायत कर दी है। ये अच्छी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान में मज़ीद टेक्नोलॉजी के हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं। फवाद चौधरी से मुलाकात में इमरान खान ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी की ज़राअत, शहरी मनसूबाबंदी, सिक्योरिटी और फिर अमन अमा के लिए बहुत अफादियत है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस हवाले से कानून साजी के लिए कमेटी कायम करने की हिदायत की जो कि 1 माह के अंदर ड्रोन रेगुलेटरी अथॉरिटी के कानून का मुसवदा भी वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। और दूसरी जानिब समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि पॉलिसी के नतीजे में पाकिस्तान में ड्रोन्स और खुसूसन ज़रूरी ड्रोन की इंडस्ट्री में नई जहतें आएंगी और जदीद ड्रोन्स की प्राइवेट इंपोर्ट में भी मुमकिन हो सकेगी। तो इससे क्या होगा कि जब ड्रोन टेक्नोलॉजी आएगी उसमें ज़राअत को भी फ़ायदा हो सकता है। रवां साल जुलाई में नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन के पाकिस्तान इंजीनियर्स ने किसानों की सहूलत के लिए कारनामा अंजाम देते हुए जदीद ड्रोन भी तैयार किया था, जिसको अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत भी ओन करने जा रही है। इसके साथ साथ एक और मामला जिस पर हम बात करना चाहेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट इशू, वो है कोरोना। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब पाकिस्तान में अब तक 83 अफराद कल जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि मजीद 2142 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। ये इंतहाई परेशान कुन इस सिचुएशन इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि SOPs की जहाँ पर खिलाफ वर्जी भी हमने देखी है, वहीं पर कोरोना की वेव भी तेज़ी पकड़ी है, ना सिर्फ पाकिस्तान में नाज़रीन बल्कि पूरी दुनिया में। खुसूसन अगर हम बात करें यूरोप की, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से जहाँ तक अफराद की अब तक जो कुल तादाद है वो 9557 तक पहुँच चुकी है, जबकि मुतासर अफराद की तादाद जो है वो 4,62,814 हो चुकी है। और जो मस्बत केसेस की शरह है, यानी कि जो रेशो है पॉजिटिव केसेस की ओवरऑल टेस्टिंग के हवाले से, वो है 6.61। पॉजिटिव केसेस की ये जो शरह है ये भी 6 और 7 के दरमियान है, जो कि एक वक्त में 2 से नीचे आ गई थी। इसका मतलब है केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं या फिर फ्लक्चुएट हो रहे हैं।
फिर हमने देखा कि पाकिस्तान में जो कोरोना के 4,15,352 मरीज़ हैं वो सेहतयाब भी हो चुके हैं और 37,000 इस वक्त एक्टिव केसेस हैं, जिस पर इस वक्त हमें देखना है SOPs की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही। फिर अगर हम बात करें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, तो उन्होंने कोरोना वायरस के पेश नज़र रजिस्टर्ड दीनी मदारस बंद होने का भी नोटिस लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर तमाम तालीमी इदारे बंद हैं तो फिर मदारस अभी तक क्यों नहीं बंद किए गए। फिर इसके अलावा ये भी इस वक्त सिचुएशन खासी इस वक्त ऑब्ज़र्व की जा रही है कि जो दूसरी वेव है उसमें भी म्यूटेशन हो चुकी है। ख़ासकर अगर बात करें बरतानिया की, जहाँ पर कोरोना वायरस की सामने आने वाली तब्दील शुदा किस्म ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है और लोग इसमें तशवीश का शिकार हैं कि आखिर ये क्या है। सार्स कोविड-2 की जनियाती तौर पर इस तब्दील शुदा शक्ल को साइंसदानों ने B17 का नाम दिया है। मतलब कोविड-19 के अलावा इसके अंदर एक सब जो है सिचुएशन आ चुकी है और इसमें जो सितंबर में इंग्लैंड में सामने आने वाली इस वायरस में जो जनियाती तौर पर 23 तब्दीलियाँ यानी कि म्यूटेशंस का जिक्र किया गया और इसको नोट भी किया गया है। अब ये क्या है, इसकी हकीकत क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वक्त अभी रिसर्च हो रही है। ये 50 से 70% ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है कोरोना जो सेकंड वेव है, इसका खुसूसन हम जिक्र करें, जो कि बच्चों में भी इस वक्त बताया जा रहा है कि वो भी सामने आ रहा है। जो कि हम पहले जब कोविड की बात थी तो तब ये कहा जा रहा था कि बच्चों में उस तरह से तेज़ी से नहीं फैल रहा। इम्कान ज़ाहिर ये भी किया गया कि ये मैं इसलिए भी हो सकता है कि गुंजान आबादी में रहने वालों को लाक हुआ, जिनसे वायरस फैलना निस्बतन आसान है। अब इसकी हकीकत क्या है, यूके में जो सेकंड वेव है, लॉकडाउन एक जानिब तो जारी है, वहीं पर सेकंड वेव और उसके अंदर जो म्यूटेशन हो रही है उस पर ख़ास से लोगों की तशवीश बढ़ती जा रही है और इसमें ओवरऑल भी बात की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन इसको कैसे देख रहे हैं, फिर जो लोग हैं वो इसको किस तरह से फॉलो कर रहे हैं, हम इस पर बात करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद इदरीस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि नेशनल हेल्थ सर्विसेज यूके से हमारे साथ हैं और उनसे हम जानेंगे कि ये तमाम मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद इदरीस साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अब हम बात कर रहे हैं यूके में खासकर जो इस वक्त कोविड-19 है, फिर सेकंड वेव और उसमें जो म्यूटेशन का जिक्र हो रहा है, ये इस वक्त मामला है क्या? जी पहले तो बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 का कि उन्होंने ये मौका दिया। और इसमें पहली बात तो ये है कि वायरस जो होता है वो हमेशा म्यूटेट होता है जी। और अगर हम रूटीन फ्लू की बात भी करें तो हर साल यूके में मरीज़ों को फ्लू वैक्सीनेशन लगती है जो कि हाई रिस्क होते हैं। अब चूँकि एक साल से ज़्यादा कोरोना की बीमारी को शुरू हो चुका था और ये एक्सपेक्टेड था कि ये वायरस भी म्यूटेट करेगा और इसकी जो नई फॉर्म आई है, जैसे आपने बताया है अपने नाज़रीन को, वो अब यूके में तो तेज़ी से बढ़ रही है, ये बात भी सही है। और पर्टिकुलरली जो लंदन और उसके सराउंडिंग एरियाज़ हैं उसमें केसेस की तादाद पहले से ज़्यादा देखी गई है। और चूँकि इस यूके में साइंटिस्ट जो हैं वो इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो कंटिन्यूसली जीन सीक्वेंसिंग करके नए केसेस या म्यूटेशन के वजह से कोरोना के केसेस पे पहले ही नज़र रखे हुए थे, तो इसलिए ये जल्दी से हमने इसको आइडेंटिफाई किया और फिर दुनिया को ये इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि ये कोरोना जो है अब म्यूटेट हो चुका है और अब ये दूसरी तरीके से। डॉक्टर साहब, म्यूटेशन आपने कहा एक नेचुरल मामला है, म्यूटेशन से मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो नहीं एक्सपेक्टेड थी, लेकिन अब इसको असल जो मामला है वो है कि इसको डील कैसे किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन या बरतानवी हुकूमत और फिर आम लोग इसको कैसे डील कर रहे हैं? जी, उसको डील करने के लिए ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने लॉकडाउन से जहाँ जिस एरिया में ज़्यादा इसको म्यूटेटेड फॉर्म आई है वहाँ पे लॉकडाउन का जो है टियर 4 पे चला गया है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि लंदन में और उसके सराउंडिंग एरिया में अब जो ट्रांसपोर्ट है फ्रॉम इंग्लैंड, अगर बरतानिया से स्कॉटलैंड की तरफ से या दूसरे जो हिस्से हैं इंग्लैंड के उनकी तरफ उस पर पाबंदी लगा दी है। और अब वो ये नहीं चाह रहे कि लोग जो हैं वो ट्रैवल ज़्यादा करें और पुलिसिंग जो है रोड्स पे वो ज़्यादा कर दी है। ट्रेन जो है वो उन्होंने कैंसिल करने की कोशिश कर दी है बल्कि, और अब वो मिनिमाइज़ कर रहे हैं कि ये जो म्यूटेटेड फॉर्म है इसको स्प्रेड को रोका जा सके और जिस एरिया में ये म्यूटेड फॉर्म कोरोना की आई है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकेंगे, ये स्प्रेड ना हो।
दूसरा जो बात अभी आप कर रहे थे कि जी स्कूल वगैरह खोलने की, तो स्कूल अब चूंकि क्रिसमस हॉलीडेज हैं इस वक्त और रूटीनली यहाँ पे 2 हफ्ते की छुट्टियां वैसे ही बच्चों को होती हैं, तो अब स्कूल तो बंद हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने, अगर आपको याद है कि कई महीनों से अब स्कूल खोले हुए थे, बिल्कुल, और गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं है कि स्कूल्स या फिर यूनिवर्सिटीज डॉक्टर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट और बात की है कि गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं है स्कूल्स बंद करने का। ये कहा जा रहा है कि जो नई किस्म है इसमें बच्चे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, तो क्या इसको नहीं देखा जा रहा है कि स्कूल्स बंद कीजिए ताकि म्यूटेशन या फिर कोरोना वायरस ज्यादा ना फैले? इसमें एक बात तो वाज़ेह है कि यहाँ बच्चों में ये बीमारी है, लेकिन बच्चे जो हैं उनका अपना जो रिस्पॉन्स है बॉडी का और रिकवरी रेट जो है वो बहुत अच्छा है, और यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल के जो केसेस हैं उनको अलग स्टैटिस्टिकली रखा जा रहा है और उसमें देखा जा रहा है कि रिस्पॉन्स किस तरह से आ रहा है। क्योंकि बच्चे स्ट्रॉन्ग अनफ हैं, वो इस बीमारी से अच्छी तरह लड़ सकते हैं, उनका अपना डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग है, इसलिए गवर्नमेंट जो है उसके बारे में ज़्यादा परेशान नहीं है कि बच्चों में बीमारी है। बच्चों में इतने ज़्यादा केसेस अभी नंबर में आप कह सकते हैं, मुझे पता 2-2.5 हज़ार के करीब जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन उनसे बच्चों में जो सीवियर डिजीज़ है या फिर जिसमें आप डेथ कह सकते हैं वो अल्लाह का शुक्र है कि वो उस तरह से नहीं है जितनी के ओल्डर एज ग्रुप में है। डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया कि जो बच्चे हैं उनको इस तरह से मुतासर नहीं कर रहा, लेकिन नंबर्स ज़्यादा आ रहे हैं। अब मुतासर होने की बात अगर की जाए तो सेकंड वेव में बताया जा रहा है कि वो ज़्यादा फैटल है। लोग क्या जो बरतानिया में रिपोर्ट कर रहे हैं ऑन टाइम या लेट रिपोर्ट कर रहे हैं, और अगर आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में तो उनकी कंडीशन कैसी होती है? अब रिपोर्टिंग जो होती है, चूँकि बरतानिया में ये टेस्ट आपको पता है 4 लाख से ज़्यादा रोज़ाना टेस्ट हो रहे हैं जी। अब जब इतने नंबर में टेस्ट होंगे तो केस आइडेंटिफिकेशन भी ज़्यादा हो जाएगी। अभी जो कल है 36,000 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। अब 36,000 जब नए केस रिपोर्ट हुए हैं तो अब हम उनको हॉस्पिटल्स में तो नहीं रख सकते, और इसी तरह अगर मैं आपको ये फिगर्स बताऊं कि 19,000 लोग जो हैं इस वक्त थ्रू आउट द यूके वो हॉस्पिटल्स में हैं, और स्कॉटलैंड में 1,000 सिर्फ पेशेंट ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं और हॉस्पिटल्स में हैं। ठीक है, ये कोविड पॉजिटिव और हॉस्पिटल में होने का मतलब ये है कि ये लोग कोई 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से कोई चंद दिनों से हॉस्पिटल में हैं और उनकी तादाद 1,000 है। उसके अलावा जो वेंटिलेटर पे हैं वो 60 पेशेंट हैं स्कॉटलैंड में। ठीक है। अब अगर आप नंबर ऑफ पेशेंट जो इन्फेक्टेड हैं वो देखें और नंबर जो हॉस्पिटल्स में हैं वो देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि उतने नंबर को अब हॉस्पिटल में आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों नंबर एक डॉक्टर साहब जो हॉस्पिटल में उनकी कंडीशन कैसी है, क्या ज्यादा क्रिटिकल होते हैं वो? जी जैसे मैंने अर्ज किया ना कि अब 60 अगर पेशेंट हॉस्पिटल में 1,000 में से 60 जो है स्कॉटलैंड में वेंटिलेटर पे हैं। ठीक है, जबकि अगर हम पीछे इसी को कंपेयर करें अपने मार्च, अप्रैल और मई में, तो उस वक्त हमारे वेंटिलेटर पे तादाद जो थी वो 200 के करीब थी सिर्फ स्कॉटलैंड में, और हमारा मैक्सिमम नंबर उस वक्त जो हमने आइडेंटिफाई किया था जो स्क्रीन जो टेस्टिंग के दौरान वो 5,500-6 हज़ार तक गया था, और उनमें से जो नंबर ऑफ एडमिशन थे और वेंटिलेटर्स पे 2,100 एक वक्त में थे थ्रू आउट यूके। ठीक है, अब जबकि आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो 35,000 के करीब जा चुका है, बल्कि क्रॉस कर चुका है, लेकिन नंबर ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल और ऑन वेंटिलेटर वो कम है। ठीक है डॉक्टर साहब, नंबर्स जो हैं आपने बताया कि कम है और सारे SOPs की खिलाफवर्जी जहाँ पर हो रही है उधर भी निशानदेही करके लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है और मजीद सख्ती भी होने जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ वैक्सीन का अगर हम जिक्र करें, क्योंकि बरतानिया वो पहला मुल्क था जहाँ पर वैक्सीन बाकायदा कमर्शली स्टार्ट की गई, उसके हवाले से किस तरह रिस्पॉन्स आ रहा है? जी पिछले हफ्ते में 1,37,000 लोगों को वैक्सीनेशन लगी है,
और वैक्सीनेशन लगवाने के लिए गवर्नमेंट ने कम्युनिटी को डिवाइड किया है। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, ये फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं, इसलिए इनको प्रायोरिटाइज किया गया। 80 साल से ज़्यादा उम्र के जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको प्रायोरिटाइज किया गया, क्योंकि मेजॉरिटी डेथ्स जो थी वो 80 साल से ज़्यादा लोगों में हुई हैं कोरोना से। इसलिए गवर्नमेंट ने ये दो जो पॉपुलेशन के एरियाज थे, एक तो हेल्थ वर्कर्स जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है और पैरामेडिक्स हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज, सो मैनी अदर सर्विसेज, और इसके साथ साथ जो केयर होम वर्कर्स हैं उनकी वैक्सीनेशन पे गवर्नमेंट ने फोकस किया है। ठीक है। और जब हम देखते हैं कि तकरीबन 1.5 लाख लोग वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं और वैक्सीनेशन के लिए लोग बड़े पॉजिटिव हैं। ठीक है। मैंने भी लगवा ली है, बहुत सारे हमारे कोलीग्स ने लगवाई है, और वेटिंग टाइम है उसका, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और सारा एक प्रोफॉर्म है वो फिल करना पड़ता है ऑनलाइन, फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। इसके 2 इंजेक्शन हैं, पहले लगता है एक दिन पहले 0 डे पे, फिर 21 डे से 28 डेज तक सेकंड इंजेक्शन लगता है। तो 2 इंजेक्शन के साथ आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाती है इस बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए। तो बेसिकली वैक्सीन के ऊपर भी रिस्पॉन्स अच्छा है और लोग वैक्सीन लगवा भी रहे हैं, और ये अच्छी चीज़ है, वैक्सीन पूरी दुनिया में मिले और साथ साथ लोग जहाँ जहाँ मुतासर हो रहे हैं वो वैक्सीन लगवाएं, और जब तक नहीं है वैक्सीन SOPs की खिलाफ वर्जी मत कीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद इदरीस साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और ओवरऑल हमने डिस्कशन की कि UK में क्या सिचुएशन है, किस तरफ गवर्नमेंट सोच रही है, लॉकडाउन मजीद सख्त हो रहा है और फिर जो सेकेंड वेव के अंदर म्यूटेशन है। तो जहाँ पर हम जिक्र करें कोरोना केसेस का, वहीं पर एक और अभी डेवलपमेंट हुई है जी, अफसोस ना खबर है। लेजेंड मज़ाह निगार और दानिश्वर अनवर मकसूद साहब शदीद अलील हैं कोरोना के बाइस, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। पाकिस्तान का वो कीमती सरमाया हैं और उन्होंने कौम से मतलब ये भी अपील की जा रही है कराची आर्ट्स काउंसिल की जानिब से कि अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करे। हमारे बड़े वो ज़बरदस्त आर्टिस्ट रहे हैं और इसके साथ साथ मुसन्निफ़ हैं, दानिश्वर हैं, लोग उनको बड़ा पसंद करते हैं, उनकी मज़ाह नगारी को, उनकी राइटिंग्स को, जिस तरह से वो होस्ट करते थे प्रोग्राम्स, उस चीज़ को भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। और जिसके साथ साथ जो लोग हॉस्पिटल्स में हैं और घरों पर इस वक्त आइसोलेशन में हैं कोरोना केसेस के हवाले से, और उनको जो इनको पॉजिटिव हुआ है कोरोना, उनको अल्लाह ताला जल्द सेहतयाब करे। और फिर जब तक वैक्सीन नहीं आती है, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप SOPs की खिलाफ वर्जी मत कीजिए। गवर्नमेंट अपनी तरफ से इंश्योर करवा रही है जहाँ जहाँ पर भी दुनिया में कोरोना केसेस हो रहे हैं कि लॉकडाउन किया जाए, स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए, लेकिन जहाँ पर ऐसा नहीं भी है, SOPs सबको इंश्योर करना बड़ा ज़रूरी है। तो आप भी इस चीज़ को मत भूलिएगा और ये बड़ा ज़रूरी है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल कहा कि पहले 1 साल हमें समझ नहीं आई इकॉनमी की, और फिर जो फिगर्स थे स्पेशली उन्होंने कहा कि 3 महीने तक हमें ये समझ नहीं आई कि फ़िगर्स किस तरह से समझने हैं और क्या हो रहा है, हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट रिफ्लेक्शन आ रही है। लेकिन अब गुज़िश्ता चंद माह से ऐसा देखने में आ रहा है, वज़ीर-ए-आज़म भी ट्वीट्स कर रहे हैं और वफाकी हुकूमत वो भी यही कह रही है कि हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि नवंबर 2020 में करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो 44 करोड़ 70 लाख डॉलर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक नवंबर 2020 में करंट अकाउंट सरप्लस जो था वो 44 करोड़ 70 लाख डॉलर रहा, और माह जुलाई से नवंबर के दौरान करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो 1 अरब 64 करोड़ डॉलर रहा है। फिर स्टेट बैंक ने यह भी कहा है कि करंट अकाउंट खसारा तरसीलात बढ़ने और दीगर हुकूम आने से कम हो रहा है। करंट अकाउंट खसारा कम होने से ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि 6वां महीना है ये मुसलसल जबकि करंट अकाउंट सरप्लस में हुआ है। अब ये चीज़ हुकूमत ने ऑन की है कि जी ये पॉजिटिव बात है और इससे इकॉनमी बेहतर हो रही है, और यही उसकी रिफ्लेक्शन है कि करंट अकाउंट सरप्लस बढ़ रहा है। अब इसकी हकीकत क्या है, इससे इकॉनमी को क्या फ़र्क पड़ रहा है और जो आम आवाम है उसको क्या इससे फ़ायदा होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर बात की जाए इकॉनमी की तो वो एक रिफ्लेक्शंस तो होते हैं ये फ़िगर्स, जो कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि फ़िगर्स हमें पहले समझ में नहीं आए थे। एक डिपार्टमेंट से पता लगता था कि फ़िगर हमारे हक़ में है, जबकि दूसरी जाने पता लगता था कि नेगेटिव फ़िगर जा रहा है और हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही। तो ये कन्फ्यूजन आखिर क्यों होती है, और ये जो फ़िगर्स हैं जो कि करंट अकाउंट डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, फिर इसके अलावा जो हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स हैं,
इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट पॉलिसी है, इसका आम आदमी तक कब उसको फ़ायदा पहुंचता है, ये असल में इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिस्ट शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, उन्हीं से हम जान लेते हैं इस तमाम मामले पर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, इकॉनमी खासी मुश्किल होती है समझने के लिए, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने भी कल इसका इतराफ़ किया कि पहले 3 महीने में हमें समझ नहीं आया कि किस तरह से हमने चीज़ों को हैंडल करना है। असल में जो अब सिचुएशन है, आपको लग रहा है कि कुछ बेहतर हो रही है इकॉनमी की अगर बात की जाए? देखिए, बात ये थी कि जुलाई से नवंबर तक मईशत के कुछ शोबों में बेहतरी आई है। उसकी वजह ये है कि मार्च से जून तक जब पेंडेमिक था उसमें ज़बरदस्त तबाही हुई थी। अब हुकूमत ने जो है वो कंसेशंस दिए हैं बहुत सारे। तामीरात के शोबे में उन्होंने ये कहा है कि आप काला धन भी लगा लें, और सबसे बड़ी बात जो हुई है वो ये है कि तरसीलात रेमिटेंसेस बढ़ी हैं। सारी दुनिया इसके ऊपर हैरान है कि रेमिटेंसेस क्यों बढ़ी हैं। जी जी। उसकी वजह यह है कि मिडिल ईस्ट में लोगों को खतरात हैं कि उनको शायद वापस आना पड़ जाए, और ट्रैवलिंग बंद हो गई। तो पहले जब मिडिल ईस्ट से यहाँ लोग आते थे तो नकद कैश लाया करते थे। अब चूंकि ट्रैवलिंग नहीं हो रही तो $2.5 अरब की रेमिटेंसेस ज्यादा आई हैं जुलाई से नवंबर तक, $2.5 बिलियन, और हमारा करंट अकाउंट का जो फाजिल है वो $1.6 बिलियन है। यानी अगर ये एडिशनल तरसीलात नहीं आती तो हम नेगेटिव में होते। हमारी बरामदात गिरी हैं। यानी अगर मुझसे कोई पूछा कि ये फाजिल हो गया तो ये कामयाबी है, तो मैं कहूँगा ये कामयाबी नहीं है, क्योंकि ये नंबर 1 बरामदात अब भी हमारी गिरी हैं। हालांकि हमने रुपए के कदर में ज़बरदस्त कमी की, एक्सपोर्टर्स को मराद दी, लेकिन जुलाई से नवंबर तक हमारी बरामदात गिर गई। अब ये जो तरसीलात आई हैं, तो मेरे अपने ख्याल से तो ज़रूरत इस अमर की थी कि अब ये जो समंदर पर पाकिस्तानी वापस आएंगे उनके लिए कोई प्लान किया जाता, और कि ये प्लान करें कि वो जब वापस आएंगे तो क्या होगा। और ये जो तरसील, जी आप फरमा रहे हैं कुछ? जी जी, आपने शाहिद साहब जैसे आपने कहा है कि अगर ये वापस आ गए, यानी कि जो रेमिटेंसेस आ रही हैं, इसका मतलब है कि ये रेमिटेंसेस को पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर रिफ्लेक्ट नहीं कर रही हैं, ये बाहर से लोगों ने मजबूरन पैसे वापस भेज दिए हैं। क्योंकि मैंने आपको ये वजह भी बताई है कि वो ट्रैवलिंग बंद हो गई। तो पहले जब मिडिल ईस्ट से या बरतानिया अमेरिका से कोई पाकिस्तान आता था तो कैश लेकर आता था और उसको यहाँ रुपीस कैश करा लेता था। अब चूंकि ट्रैवलिंग बंद हो गई है, कम हो गई है, इसलिए वो रेमिटेंसेज आ रही हैं। तो ये कोई कामयाबी नहीं है, ये तो तशवीश की बात है। ये रेमिटेंसेस तो जानी चाहिए थी मईशत को ग्रोथ करने के लिए, हमारी सरमायाकारी के लिए, ताकि मईशत बढ़ती, रोजगार आता। अब हम इस पैसे से करंट अकाउंट डेफिसिट को सरप्लस ला रहे हैं और बरामदात बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे, बरामदात गिर रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये परेशानी की बात है, ये तशवीश की बात है, और आगे चल के इसमें मसले पैदा हो जाएंगे। और दूसरा ये कि हम ये नज़रअंदाज कर रहे हैं कि ये जो करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है इसकी कॉस्ट क्या है। देखिए, आपने $16 अरब की रेमिटेंसेस गिराई हैं, सॉरी इंपोर्ट्स गिराई हैं, 16.5 अरब की इंपोर्ट्स गिराई। आपने इकोनॉमी को चोक कर दिया। यानी इसलिए ग्रोथ रेट जो था इन 3 वर्षों में, जो ग्रोथ रेट पाकिस्तान का, शायद साहब आप जो कह रहे हैं कि इंपोर्ट हमने गिराई और एक्सपोर्ट हमें नहीं उस तरह से बढ़ा सके, ये तो थोड़ा पहले का टाइम है। अब तो ये कहा जा रहा है और गवर्नमेंट यही ऑन करती है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, इंपोर्ट जो है वो ज़रूरी अशिया अभी भी आ रही हैं, जो रॉ मटेरियल आ रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट में हमने खासी पैकेजेस देकर एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं। तो ये एक आहिस्ता आहिस्ता अगर 1 से 1.5 साल में इसका रिफ्लेक्शन फिर आना शुरू हो जाएगा। देखिए, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ और जिम्मेदारी मेरी है। जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स गिरी हैं। अगर ये कोई दावा कर रहा है कि इन 5 महीने में जुलाई से नवंबर तक पाकिस्तान की बरामदात बढ़ी हैं, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि वो जाके स्टेट बैंक की रिपोर्ट देख लें, जाके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट देख लें। वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि हमारी एक्सपोर्ट गिरी है। कौम को सही हकाइक बताएं। कौम को आप अगर जो है ना गलत हकाइक बता देंगे, अब यहाँ कोई अदालत तो नहीं लगी हुई, लेकिन आप स्टेट बैंक की रिपोर्ट देख लें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की देख लें, हमारी बरामदात गिरी हैं। हालांकि हमने रुपए के कदर में 36 रुपये जो है फी डॉलर कमी की है, हमने एक्सपोर्टर्स को मराद दी है, उसके बावजूद गिर गई। तो ये तशवीश की बात है, ये परेशानी की बात है, और आगे चल के इससे मसाइल पैदा होंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है कि बरामदात इस हद तक गिरना, ये तशवीश की बात है। और अभी एक और परेशानी है कि अगर रेमिटेंसेस जब आगे चल के गिरेंगी और ये लोग वापस आएंगे, तो इस पैसे को तो हम खा गए, रेमिटेंसेस को। अगर इसको हम सरमायाकारी की तरफ ले जाते तो जॉब क्रिएट होते। आपने आज का
मसला हल कर लिया टेम्पररी तौर पर, और आपकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको आपने डेफर कर दिया। आज जो कुछ हो रहा है वो ये कि बाहर से आपको इमदाद मिल रही है, आपके कर्जे रीशेड्यूल हो रहे हैं, उस मोहलत को आप बेहतरी बना रहे हैं। ये बेहतरी नहीं है। अभी IMF ने आपको $1.4 अरब दे दिया, $1.7 अरब के आपके कर्जे जो हैं रीशेड्यूल हो गए। तो इन वजूहात पर है, ये इकोनॉमी में बेहतरी नहीं है। तो शायद साहब फिर इकोनॉमी की जो बेहतरी है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है? गवर्नमेंट तो पहले दिन से ही करंट अकाउंट डेफिसिट, सरप्लस और इसके इर्द गिर्द ही फिगर्स को रख रही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जिक्र बड़ा कम किया जाता है। अब डॉलर की अगर बात की जा रही है तो डॉलर को वही कहा जा रहा है कि ये थोड़ा मुस्तहकम है और काफ़ी 6 महीनों से ज़्यादा वक्त हो चुका है कि डॉलर जो है वो अपनी सतह से नीचे ही रहा है, बढ़ा नहीं है। क्या ये कुछ बेहतरी है? ये पहले मैं आपसे बता दूं कि जो इनको शरह नमू मिली थी, असल चीज होती है ग्रोथ रेट। वहां से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वो 5.5% की इनको मिली थी। और इन 3 वर्षों में मेरा अपना ख्याल ये कि ज्यादा से ज्यादा आपका ग्रोथ रेट 1% होगा, 3 वर्षों का औसत। तो ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ग्रोथ रेट जो गिरा है। दूसरे, हमारी बैरूनी सरमायाकारी में जबरदस्त कमी हुई है। मैं स्टेट बैंक की रिपोर्ट देख रहा था, 2018 में $5 अरब की रेमिटेंसेज आई थी और अब 28 महीने में $2.3 अरब की आई हैं। तो दुगने पीरियड में तो आपकी बरामदात गिर गई, आपकी जो है बैरूनी सरमायाकारी गिर गई, हमारा कर्जों का हजम बेतहाशा बढ़ गया और हमारी जो है वो महंगाई बेतहाशा बढ़ गई। उन तमाम चीज़ों की बात करने के बजाय करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर रहे हैं, जो कि रेमिटेंसेस की वजह से है। अगर ये एक्सपोर्ट की वजह से होता तो कामयाबी होती। हमारा मुल्क है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब जो ये कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आया, ये बात मैं इसलिए एग्री नहीं करता कि उनकी जो 10 नुकाती हिकमत अमली थी जो इलेक्शन से पहले आई थी, उस पर उन्होंने 100% अमल नहीं किया। वो तवानाई के शोबे में थी, टैक्सों के शोबे में थी, वो अगर उस पर अमल करते तो फिर ये हालत नहीं होती। अभी उन्होंने कहा कि हमने कहा, उसमें जो 10 नुकाती हिकमत अमली में तो ये था कि हम उन कॉजेज को दूर करेंगे जिसकी वजह से सर्कुलर डेट बढ़ता है। वो 1200 अरब के बजाय 2300 अरब हो गया, 1100 अरब बढ़ गया। शाहिद साहब, आपने जिस तरह जिक्र किया है कि तमाम जो बाकी फैक्टर्स हैं वो नेगेटिव जा रहे हैं और उससे रिफ्लेक्ट हो रही है कि इकॉनमी बेहतर नहीं है, लेकिन क्या अभी जो ब्रेक लगाई जा रही है, कह रहे हैं कि बेहतरी हो रही है और जो स्लाइड की तरफ जा रही थी मामला उसमें ब्रेक लग गई, अब रिवाइवल हो सकता है? क्या जो इस वक्त पॉलिसीज हैं, जो करंट गवर्नमेंट जिस तरफ चल रही है, अगले 1 से 1.5 साल में आप देख रहे हैं कुछ बेहतरी आ सकती है इस पोजीशन से? मैं आपको एक बात जिम्मेदारी से बता दूं, जो कुछ हमने पॉलिसियां अपनाई हैं उसके नतीजे में हमें एक दफा फिर IMF के पास कुछ अर्से के बाद जाना पड़ेगा। अभी IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड है फरवरी से, वो आपको पैसा नहीं दे रहे हैं। तो जब ये प्रोग्राम शुरू होगा तो पहला उनका मुतालबा होगा बिजली के नर्ख बढ़ाएं, दूसरा मुतालबा होगा कि रुपए की कदर गिराएं। अभी तो आप लोगों को कंसेशंस देकर आर्जी बेहतरी ला रहे हैं। ये मैं एक जुमला कहूंगा कि ये जो बेहतरी आपको नजर आ रही है ये है बहुत कमजोर बुनियादों पर है। और इसका अवामिल बैरूनी है कि दुनिया ने आपको कंसेशंस दिए हैं। $1.7 अरब के कर्जे रेफर हो गए हैं। IMF ने आपको $1.4 अरब अपने प्रोग्राम से हट के दिए हैं और तेल की कीमतें कम रही हैं जो अब बढ़नी शुरू हो गई हैं। तो जब आप अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएंगे तो फिर तेल की इंपोर्ट बढ़ेगी, तो फिर तिजारती खसारा बढ़ेगा। ये परेशानी की बातें शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए तो पॉलिसीज उस तरह से नहीं है जिससे आवाम को लॉन्ग टर्म फायदा होगा, GDP ग्रोथ रेट बढ़ेगा और फिर इकॉनमी एक ओवरऑल पोजीशन में आएगी। बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने बताया कि इस वक्त जो सिचुएशन इकॉनमी की है वो कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है और जो करंट अकाउंट डेफिसिट का जिक्र किया जाता है वो सिर्फ सरसरी सा है और शॉर्ट टर्म उसका बेनिफिट है। एनीवे जी, एक ब्रेक लेनी है, हमें फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे इंसाफ की बिला ताख़ीर फराहमी हर माशरे की बुनियादी ज़रूरत होती है। जिन माशरों और ममलिकतों में इंसाफ में ताख़ीर होती है वहाँ पर इस बिलाखिर इंतशार का शिकार लोग हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। शायद इसलिए कहा जाता है कि इंसाफ में ताख़ीर भी एक किस्म की नाइंसाफ़ी भी होती है। अब पाकिस्तान में इस तमाम सूरत हाल को निपटने के लिए अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो वफाकी मोहतसिब का एक ऐसा इदारा है जहाँ पर आम पाकिस्तानियों को फौरी और मुफ्त इंसाफ फराहम किया जाता है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत से लोगों को इसका मालूम ही नहीं है कि इसके क्या डायनामिक्स हैं और इसके अंदर क्या डिटेल्स हैं, इसकी डोमेन क्या है, क्योंकि लोगों को उस तरह से अवेयरनेस ही नहीं है।
अब शिकायत गुजार का एक पैसा भी खर्च इसमें नहीं होता और इसे घर बैठे इंसाफ मिल जाता है। विफाकी मुहतसिब के क़याम का बुनियादी मकसद विफाकी हुकूमत के इदारों के खिलाफ बंद इंतजामी की शिकायत का अजाला करना है और आम शहरियों को मुफ्त इंसाफ फराहम करना है। इसे आप गरीबों की अदालत भी कह सकते हैं और इंश्योरेंस भी इसी तरह से एक अहम मामला है। अब ये विफाकी हुकूमत के तहत भी चलते हैं और सूबाई हुकूमत के तहत भी चलते हैं। इसमें आप विफाकी मुहतसिब के इदारों के अंदर वुमेन मुहतसिब भी हैं, टैक्स, बैंकिंग और इसके साथ साथ दीगर सेक्टर्स को भी देखा जा रहा है, जहाँ पर विफाकी हुकूमत या फिर सूबाई हुकूमत के इदारे हैं। अगर आपको कोई शिकायत है तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह इंश्योरेंस एक बड़ा अहम फैक्टर है, बड़ा अहम मामला है जिस पर लोगों को शिकायत भी होती है कि जिन इदारों ने उनकी इंश्योरेंस की उस तरह से वो क्लेम में नहीं आ सका। अब इंश्योरेंस शहरियों के मुस्तकबिल की ज़मानत होती है। लोगों को इंश्योरेंस के कवानीन से मुतालिक आगाही होनी चाहिए और उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि इंश्योरेंस क्लेम कैसे किया जाए। मुल्क में कवानीन मौजूद हैं मगर उन पर अमल दरामद उसका मसला असल में यही है। शहरियों को इंश्योरेंस के मसाइल के हल के लिए विफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब से रुजू करना चाहिए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसाइल हो तो फिर आप उनसे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अपने वकील के थ्रू बात भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ नौइयत के इंश्योरेंस बिजनेस हैं जिन्हें जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना होगा। इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस के नफाज के नतीजे में विफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब का क़याम अमल में लाया गया और माजी के मुकाबले में मौजूदा दौरे इंश्योरेंस मुहतसिब की फ़ालियत के हवाले से इंतहाई बेहतर भी है। मुल्क भर में इंश्योरेंस से मुतालिक आवाम को मसाइल हों तो फिर आवाम कहाँ पर जाए, कितने दिन लगते हैं शिकायत को निमटने में और इस तरह से शिकायत के लिए दरख्वास्त देने का तरीका कार क्या है, क्या शिकायत की समाअत के लिए किसी वकील की ज़रूरत होती है। ये तमाम सवालात हैं जिन पर हमने बात भी करनी है और फिर हमने मामले का पूछना भी है कि आखिर इसको किस तरह से हल किया जाए और फिर ये मामला आखिर उठता क्यों है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम करना होता है, ये मैंने अपनी फैमिली में भी मामला देखा। एक निजी बैंक था जिससे इंश्योरेंस ली गई। मतलब बैंक के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जो कि आपको इंश्योरेंस डील करता है और वो एक किसी और इदारे के साथ, आउटसाइडर के साथ आउटसोर्स करते हैं। अब जब आप जाते हैं, अगर आपने 10 साल की इंश्योरेंस करवाई है, 10 साल बाद जब आप क्लेम करने जाते हैं तो अक्सर लोगों को ये शिकायत आती है कि जो 10 साल पहले हमसे वादे किए गए थे, फॉर इंस्टेंस अगर आपको 5 लाख रुपया आपने जमा कराया इन 10 सालों में, आपको 10 लाख क्लेम करवाया गया, लेकिन हकीकत में कहा यह जाता है कि उतने पैसे मिलते नहीं हैं। आपको 6 या 7 लाख रुपया दिया जाता है और फिर लोगों को कहा जाता है जी मुल्की हालात ऐसे थे, मसाइल ऐसे थे, तो इस वजह से जो आपसे कहा गया वो उस तरह से हो नहीं सका। लेकिन ये एक साइड है। इसके अलावा भी हकीकत ये भी होती है कि कई दफ़ा लोग जो हैं वो भी गलत बयानी से काम लेते हैं। वो भी समझते हैं कि हमें ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए थे, हमें कम पैसे मिले। और जो इदारे होते हैं उनका ये कहना होता है कि हमने हमेशा से जो एक पेपर होता है प्रिंट करके देते हैं, उस पर ये सब कुछ डिटेल्स लिखी होती है, हमने कभी ऐसा किया नहीं। लेकिन फिर भी शिकायत भी हैं, लोगों के मसाइल भी हैं और हमने देखा है कि क्लेम्स आते भी हैं और लोगों के मसाइल हल भी किए जाते हैं। फेडरल ओम्बुड्समैन का इदारा इसीलिए बनाया गया है कि लोगों के मसाइल हल करे। अब चाहे वो आपके इंश्योरेंस का मामला है, चाहे वो टैक्स क्लेम है, या इसके अलावा बैंकिंग के हवाले से अगर आपको शिकायत है, फिर इसके अलावा आपके दीगर जिस तरह से वासा है, सुई गैस है, इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल हैं। अगर आपको लगता है कि वफाकी हुकूमत या फिर सूबाई हुकूमत के जो महकमे हैं, जहाँ जहाँ पर भी आप देखें इस तरह के इशूज़ हैं, वुमेन मुहतसिब भी होती हैं जो कि ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बात करती हैं। अगर आपको लगे कि यहाँ पर कोई मसला है और मुझे वो इंसाफ नहीं मिल सका जिसका मैं हकदार था, तो फिर आप इन इदारों से रब्ता कर सकते हैं, इन इदारों से जाकर दरख्वास्त दे सकते हैं। और अगर आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है तो फिर आप इन इदारों के पास जाकर भी अपनी सुनवाई हासिल कर सकते हैं और अपने लिए इंसाफ हासिल कर सकते हैं, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। पाकिस्तान में मैंने ये देखा है कि वफाकी हुकूमत या तो इस तरह से बता नहीं पाई है, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाई है कि आखिर ये है क्या फेडरल ओम्बुड्समैन और फिर जो प्रोविंशियल ओम्बुड्समैन इदारे हैं और फिर इनकी फ़ालियत ये किस तरह से काम करते हैं। इसके लिए अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। और हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में लोगों को, बहुत से लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि ये इदारे काम कैसे करते हैं, इन इदारों की फ़ालियत कैसे है, इन इदारों से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। इदारे बने होते हैं, कानून बने होते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं होता। तो ये तमाम सिचुएशन है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और हमने इसको देखना भी चाहिए कि इसको हमें आम आवाम तक इसका फ़ायदा कैसे हो सकता है। लोगों को इंश्योरेंस के कवानीन से मुतालिक आगाही होनी चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए कि हमने ये तमाम मामला हमने कैसे हल करना है। अब ये तमाम सिचुएशन है। अभी हम कोशिश करेंगे कि हम रब्ता भी कर सकें। हमने मदू किया है आज के प्रोग्राम में डॉक्टर खावर जमील साहब को, जो वफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब हैं, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो तमाम सवालात जो मेरे आपके जहनों में उठते हैं
उनके जवाबात क्या हैं, क्योंकि गरीब आदमी जिसके पास कोई सिफारिश नहीं है, जिसके पास कोई प्रेशर नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है कि वो अपना लंबा लंबा केस लड़े और अदालतों में जाए और फिर अपने क्लेम को हासिल कर सके या फिर इंसाफ हासिल कर सके, उसके लिए जो ये विफाकी मुतसिब के इदारे हैं ये कितना फ़ायदेमंद है। क्योंकि मुल्क में मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इन डिपार्टमेंट में जाने में मुश्किल पेश आती है, उनको रसाई नहीं मिलती है, उनको उस तरह से अगर वो वकील नहीं कर पाए हैं तो फिर वकील उनको क्या मिलता है या नहीं मिलता। ये तमाम सवालात हैं जिनके हवाले से हम आज बात भी करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये किस तरह से मामला चलता है। क्या शिकायत की समाअत के लिए किसी वकील का होना ज़रूरी है? फिर ये भी है कि दरख्वास्त देने के लिए कितनी फ़ीस दरकार होती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये फ्री नहीं होगा, इसमें पैसे तो लगेंगे ही, ऐसी बात की जा रही है। फिर ये भी हमने देखना है कि आखिर क्या हर जगह पर, हर शहर में क्या ये रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे होते हैं वफाकी मुतसिब के या सूबाई हुकूमत के, सूबाई मुतसिब के? क्योंकि अगर आप को काम किसी और शहर में है और अगर आप लोकेटेड किसी और शहर में, तो वो इतना लंबा जो सफ़र है वो भी आपकी कॉस्ट में शामिल होता है। लोगों के अंदर बड़े मसाइल होते हैं लोगों के मामलात में, जैसे कि जॉब है, अगर किसी की उसको छुट्टी नहीं मिल रही है, अगर कोई कारोबार है उसको वहाँ से निकलना मुश्किल है, तो वो जो अपना ये केस है जब वो इंसाफ हासिल करना चाहता है तो वो कहाँ से करेगा, कैसे करेगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर ज़्यादातर शिकायत बैंक सेक्टर से मौसूल होने की फिर वजह क्या है? क्योंकि अक्सर ये हमने देखा, जैसे मैंने ये आपसे एक पर्सनल केस अपना डिस्कस किया है कि मैंने खुद देखा कि जो क्लेम कहा जा रहा था या क्लेम किया जा रहा था कि इतने पैसे आपको दिए जाएंगे, 10 साल बाद वैसा नहीं हो सका और इसकी वजह से फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ा शैटर होता है। इसकी वजह से आप जो एतमाद करते हैं वो ख़त्म हो जाता है, फिर दोबारा से आप इंश्योरेंस या फिर उस बैंक पर एतमाद नहीं करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इससे कितना लोगों को एतमाद हासिल करवा सकते हैं। फिर सालाना कितने फ़ीसद लोग हैं जो कि वफाकी इंश्योरेंस मुतसिब से रब्ता करते हैं, यानी कि हमने अब ये भी देखना है, उनसे पूछना है कि आपके जो इस तमाम इस डिपार्टमेंट का जो फ़ायदा है वो कितने लोगों को मिल रहा है ऑन एवरेज। फिर इसके अलावा हमने ये भी देखना है कि इस फैसले के ख़िलाफ़ सदर पाकिस्तान से अपील भी की जा सकती है या नहीं। ये तमाम सवालात हैं जो कि आपके मेरे जहनों में उठे। हम जानेंगे डॉक्टर खावर जमील से इनके जवाबात, जो कि वफाकी इंश्योरेंस मुतसिब हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने देखा होगा, हम जो सवालात कर रहे हैं वो सवालात बेसिकली वो आप ही से हैं कि जो आम एक शहरी है उसको ये सब जानना है कि ये जो वफाकी मुतसिब के इदारे होते हैं, ख़ासकर इंश्योरेंस डील जो आप कर रहे हैं, आपका सब डिपार्टमेंट है इंश्योरेंस का, इससे आम आवाम को फ़ायदा क्या है? ये असल में इंश्योरेंस का ये फ़ायदा है जो उनके क्लेम्स होते हैं पॉलिसी होल्डर्स के, तो उसमें रिलीफ देना, क्योंकि हमेशा आखिर में जब पॉलिसी मैच्योर होती है तो मैच्योरिटी के वक्त वो प्रॉब्लम्स आती हैं कंपनी में और पॉलिसी होल्डर्स के दरमियान, तो उसको रिजॉल्व करना और एमिकेबल सेटलमेंट की तरफ जाना, ये बुनियादी मकसद है ताकि मुतमईन हो जाए, उनके पैसे वापस मिल जाए। सही, लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने कहा कि जो मसाइल हैं वो हल हो जाएं और हैंडल किया जाए सिचुएशन को। उमूमी तौर पर मसाइल आते क्या हैं, क्या मसाइल होते हैं जो कि आपने देखे कि रूटीन में इन लोगों के दरमियान हैं और जो कस्टमर्स हैं या फिर इसके अलावा जो सेक्टर है उसके दरमियान? ये ज़्यादातर केसेस इस वक्त कोई 80-85% आते हैं जिसको बैंक एश्योरेंस या बैंका कहा जाता है शॉर्ट में। होता यह है कि एक कन्वेंशनल इंश्योरेंस होती थी, इंश्योरेंस एजेंट जो हम अपनी पॉलिसी सेल करते थे मुख्तलिफ प्रोडक्ट थी। अब ये हुआ तो कुछ अरसे से 10-12 साल से कि थ्रू बैंक्स ये लोग इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे थे। और उसमें बैंक मैनेजर, ब्रांच मैनेजर का इम्पोर्टेंट रोल था। उनको ये अंदाज़ा था ब्रांच मैनेजर को कि ये जो मेरे 10 पॉलिसी अकाउंट होल्डर्स हैं, इनका अकाउंट अच्छा रहता है सारा साल, तो वो उनको देखते थे और उनसे अप्रोच करते थे कि ये पॉलिसी ले लें, 5 साल के बाद इसके पता नहीं 10 गुना हो जाएंगे, 5 गुना हो जाएंगे, 3 साल के बाद आपको कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली चलेगा। वो मिस सेलिंग के उसमें आता है, धोखा दे के बेचने वाली बात है। तो इस वजह से वो बेचारे जो लोग थे अकाउंट होल्डर, उनका यकीन और ट्रस्ट होता था अपने ब्रांच मैनेजर्स के ऊपर और वो ले लेते थे। 2 साल 3 साल बाद ब्रांच मैनेजर का ट्रांसफ़र हो गया, तो वो बेचारे जब पहुंचते तो कहते नहीं जी ये तो आप इंश्योरेंस वालों से बात करें, फला कंपनी से। तो ये मिस सेलिंग मतलब ज़्यादती थी लोगों के साथ।
तो फिर डॉक्टर साहब फिर आपने जो कहा ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि लोगों से वादे किए गए, फॉर इंस्टेंस आज 2020 में मुझसे कोई वादा किया गया कि आपको 2025 में ये चीज़ मिलेगी, लेकिन जब 2025 आया तो ना वहाँ पर वो अफसरान मौजूद थे और फिर आपको इंश्योरेंस के जो डिपार्टमेंट है उनके साथ डायरेक्ट कर दिया गया। अब इसको आपने फिर कैसे डील किया, करते क्या आप ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके? बात है, आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने थे कि ये क्यों हो रहा है, कब से कैसे इस तरह मिस सेलिंग शुरू हुई, उस कॉन्सेप्ट को, उस अप्रोच को रोकना था, प्लगिंग करनी थी ताकि लोग गलत काम ना कर सके, बैंकों को भी एहसास हो जाए कि ये गलत है, मुनासिब नहीं है, इंश्योरेंस कंपनीज को भी एहसास हो जाए ये गलत है। तो उसमें 3-4 मुख्तलिफ स्टेप्स लिए गए हैं, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा हमारा क्या रोल आता है, जो केसेस पुराने चल रहे हैं हम सामने बैठाते हैं, एमिकेबल सेटलमेंट की तरफ मैं जाता हूँ, वरना तो ऑर्डर पास करते हैं कि साहब ये गलत था, आपने बेचा है, गलत बेचा है, इनको इनके पैसे जायज़ बनते हैं, इनको वापस कर दीजिए। उसको सारा केस की हिस्ट्री देख के, केस के मेरिट्स को देख के फैसला होता है। ठीक है, बेसिकली केस की मेरिट्स आप देखते हैं फिर फैसला होता है। तो फिर अगर कोई बैंक या फिर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो जिम्मेदार हो तो कुछ स्क्रूटनी हो रही है, कुछ जुर्माने हो रहे हैं इनके खिलाफ, या फिर सिर्फ उनको उस केस की सेटलमेंट की जाती है और दैट्स इट? जिस आदमी ने पॉलिसी होल्डर ने वो पॉलिसी ली है तो उसकी सिग्नेचर मौजूद है। अब उसमें वो जो मैं आपको प्लगिंग की बात कर रहा हूँ, आप देखें जो इंश्योरेंस के जो फॉर्म्स होते हैं जिस वक्त भरते, इतने बारीक टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हैं कि वो कोई आम आदमी अच्छा खासा नहीं पढ़ सकता अदरवाइज मैग्नीफाइंग ग्लास लगाए बगैर। उसको मैंने 2 चीज़ें की। अब ये प्लगिंग है, किस तरह इनको सीधा चीज़ों को सीधा स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। तो उसमें यह है कि वो उसके फ़ॉन्ट का साइज़ इतना बढ़ा दिया कि इजीली हर आदमी पढ़ सके, नंबर 1। नंबर 2, उस फॉर्म के जैसे तो 3-4 पेज का है तो 2 पेज के अंदर या 10 पॉइंट सिर्फ उसमें इंपॉर्टेंट निकालेंगे, उसको समराइज़ करके कि ये अहम है जिसको पढ़ना ज़रूरी है पॉलिसी होल्डर को। तीसरा ये उसको उर्दू में भी कर दिया, अंग्रेज़ी के साथ उर्दू में भी, ताकि वो पढ़ सके, समझ ले, फिर वहाँ नीचे दस्तखत करे। ये इसको मैंडेटरी करके उसका पार्ट बनाया है। ठीक है, फॉर्म का। सही। लेकिन फिर डॉक्टर साहब क्या जुर्माने हो रहे हैं? किसी को आपने स्क्रूटनाइज किया है कि अगर किसी ने गलत किया माजी में? जी, अच्छा देखिए, मेरे अपनी अप्रोच की बात होती है। मेरी अप्रोच है प्रोसिक्यूशन को मैं अवॉइड करता हूँ, परसुएशन पर जोर दिया जाता है। ठीक है, कि वो ज़्यादा बेहतर है कि, और ये इस हमारे लॉ की स्पिरिट भी है जो कहा जाता है कि आप परसुएट करें, एमिकेबल सेटलमेंट की तरफ जाएं। लोगों को वो ज़रा मुश्किल काम है कायल करना कि जी उसमें टाइम लगता है। तो उसमें मैंने ये कहा कि जी आप प्रोसिक्यूट बिल्कुल नहीं करेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपका डंडा है और उसका इस्तेमाल कर दिए। बात ये आप अपनी ज़बान से, प्यार से, बिल्कुल ठीक है, से दोनों एमिकेबली आप सेटलमेंट करवा देते हैं और फिर आइंदा के लिए तनबीह भी कर देते हैं कि इस तरह से ना हो। फिर इसके अलावा डॉक्टर साहब एक और मामला है जिस पर लोगों का सवाल होता है कि ये जो आपके ऑफिसेज हैं इनमें एक शख्स जाएगा कैसे, दरख्वास्त क्या खुद देगा या किसी वकील के थ्रू देगा, या फिर इसकी कोई फ़ीस भी होती है? नहीं, एक तो नंबर 1 इसकी कोई फीस नहीं होती। कोई आदमी अपने घर से उर्दू के अंदर 1-2 लाइनें लिख दे कि जी मैंने फलां, ये मेरा पॉलिसी नंबर है, लिया और मेरे साथ ज़्यादती जो भी परेशानी इसके मसाइल वो लिख के शनाख्ती कार्ड लगा दे। उसके बाद विदिन 60 डेज, इसकी सबसे अच्छी बात ये मुतसिब का काम कि 60 दिन के अंदर इसका फैसला हो जाता है। ठीक है, हर सूरत में, ताकि ये नहीं हो सकता साल भर लग जाए, 8 महीने लग जाए। विदिन 60 डेज इसको रिजॉल्व करके, और फिर इसकी अपील नहीं है, रिप्रेजेंटेशन होती है, वो आप सदर पाकिस्तान पर कर सकते हैं, और वो भी 1-8 महीना उसमें लगता है, वहाँ भी बहुत क्विकली निकलता है। ठीक है, लेकिन इस तमाम जो मैं प्लगिंग की बात कर रहा था शुरू में, उसका नतीजा एक ये निकला। आप देखें लास्ट ईयर जो था, जब जिसको हमने किया था, डिसीजन दिया, ऑर्डर पास किए, तो उनको रिलीफ मिला था, मॉनिटरी की बात कर रहा हूँ, जो आवाम को गया था 410 मिलियन ओवरऑल सारी कंपनीज का गया था। अब इस 1 साल में जब मैंने एमिकेबल सेटलमेंट को जोर दिया और मैंने कहा कि आपस में आप लोग तय करें इसको, आपने फनी करना, तो आप अंदाजा करें 1.91 बिलियन, 1.91 बिलियन जो है रिलीफ मिला है 1 साल के पीरियड में। जमीन आसमान का फर्क, देखिए 3 गुना बढ़ गया बेसिकली। तो डॉक्टर साहब अगर जिस तरह से आप रिलीफ भी दे रहे हैं लोगों को, और फिर आपने कहा कि फीस भी कोई नहीं है और कहीं पर भी बैठकर आप कर सकते हैं, दफातर का नेक्स्ट सवाल है कि क्या दफातर इसके लोगों की रसाई के लिए आसान है, या फिर सिर्फ ईमेल के थ्रू किया जा सकता है, ख़त लिखना है, किस तरह से करना है? लोगों की अवेलेबिलिटी के लिए दफातर कितने बनाए गए हैं?
वो इसीलिए देख हर चारों सूबों के अंदर हैं, हर जगह अप्रोच की भी है, लेकिन ये ग्रास रूट लेवल तक जाना है, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। वो प्रोग्राम पे मैं जोर दे रहा हूँ, अवेयरनेस प्रोग्राम, ताकि लोगों को ग्रास रूट लेवल तक जो बेचारे उनको पता चल जाए। एक फोरम है और मुतसिब के पास अगर इंश्योरेंस मुतसिब जाएंगे तो यहाँ से रिलीफ मिलता है, हमारे मसाइल हल होते। एक बात और बता दूँ, इतना बड़ा सेक्टर है ये, और उसके इसमें 378 बिलियन पर एनम जो इनका प्रीमियम वगैरह आता है वो 378 बिलियन है। तो उसमें मैंने कोशिश ये की है कि हमारा गवर्नमेंट का जो है 0.8% ये देते हैं, जीडीपी जो है इनका कंट्रीब्यूशन, वो मैं 0.8 से 1.6 इनहेंस करना चाह रहा हूँ। इस तरह कंपनी की, पाकिस्तान की इकनॉमी बेहतर होगी, हमारे टैक्सेस बेहतर होंगे और हमें बहुत आसानी मुल्क के लिए बेहतरी होगी। इस लाइन पे जा रहे हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त बात है जी, और अवेयरनेस होनी चाहिए, आम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये जो डिपार्टमेंट है किस तरह बेहतर कारकर्दगी दिखाकर लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खावत जमील साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस बात को हाईलाइट किया कि लोगों को एक तो रिलीफ भी मिल रहा है इंश्योरेंस क्लेम्स के हवाले से। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो वफाकी मुतसिब से रब्ता कर सकते हैं, और पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क भी है और फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी वकील की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ जाएँ, दरख्वास्त जमा करवाएँ और इंसाफ हासिल कर सकें। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर बागों का शहर, लेकिन बागों के शहर में हुआ क्या, आपने देखा कई चंद महीनों से हमें ये सिचुएशन देखी कि लाहौर में जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो सही तरीके से नहीं हो रही है। पहले सफाई में नाकामी देखी गई और अब फन्ने खानी भी हमने देखी LWMC की, कि अमले का पुलिस के हमरा तुर्क कंपनियों की वर्कशॉप पर धावा जब हुआ तो अमला बेदखल और गाड़ियों और मशीनरी पर कब्जा करके सफाई इंतज़ाम खुद संभाल लिए गए। ये तमाम तर सिचुएशन में देखी गुज़श्ता 3 दिनों में, और फिर ये भी देखा कि ये मामला हायर अप्स तक पहुंच चुका है और इसको देखा जा रहा है कि आखिर इसका कसूरवार कौन है। पुलिस तुर्क कंपनियों के अफसरान और अमले को ज़दोकोब भी करती रही। लाहौर वेस्टमैन कंपनी ने पुलिस के हमरा तुर्क कंट्रैक्टर कंपनीज जिनमें अलबराक है और ओजी पाक है उनकी वर्कशॉप पर धावा बोला, वहाँ पर मौजूद स्टाफ को ज़दोकोब किया। पुलिस अफसरान ने वहाँ पर काम करने वाले तमाम मुलाजमीन और वर्कशॉप में रिहाइश पजीर तुर्क अफसरान को रात के 3 बजे, यानी कि इतनी क्या इमरजेंसी थी कि रात के 3 बजे आप ये ऑपरेशन कर रहे हैं, जब मामला एक चल रहा है, सेटलमेंट हो रही है, 31 दिसंबर तक उसकी डेट है, लेकिन ऐसा क्यों किया गया? उनको बाहर निकाल फेंका गया, उनको हरासा किया गया। अफसरान की जो ज़ाती अशिया हैं बशमूल मोबाइल फ़ोन पुलिस फोर्स ने अपने कब्जे में ले लिए, फिर फ़ोन में मौजूद तमाम तस्वीर और वीडियोज़ को भी डिलीट किया गया। तुर्क कोऑर्डिनेटर्स जो थे तमाम, उनसे नावा सलूक पर तुर्क कंपनियों का एहतजाज भी हुआ और बाकायदा तौर पर एहतजाज का रिकॉर्ड भी करवाया गया है और तुर्क हुकूमत से भी कहा गया है कि वो भी इनकी मदद को आए। खिलाफ ज़ाब्ता कब्जा कार्रवाई पर आलमी अदालत और सिफारती सतह पर मामला उठाने का भी ऐलान किया गया है। अब ये तमाम मामला है, फिर तुर्क कंपनीज़ के नुमाइंदों ने कहा है कि गुज़िश्ता 9 साल से वो फील्ड में तमाम तर त्योहारों और ईदों पर काम भी कर रहे हैं, लाहौर के वासियों को साफ़ सुथरा माहौल भी देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट अगर रिन्यू नहीं हुआ, ये अलग मामला है कि कॉन्ट्रैक्ट आपने रिन्यू नहीं करना, लेकिन जो तरीकाकार है ऑफिस से बाहर निकालने का, मशीनरी को कब्जे में लेने का, इसकी वजूहात क्या थी, ये मामला अब किधर जा रहा है और इसके बाद अब क्या होने जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सईद अफजाल साहब जो कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं ओजी पाक के, तुर्क कंपनी है, और उन्हीं ने ये शिकायत देखी भी और अभी वो दर्ज भी करवा रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे इमरान अली सुल्तान साहब जो कि CEO हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के। उनसे हम जानते हैं कि ये तमाम मामला आखिर इस तरफ क्यों पहुंचा, इस नहज तक क्यों आया। तो सबसे पहले इमरान अली सुल्तान जो कि CEO LWMC हैं। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम, और सईद अफजाल साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। इमरान साहब, LWMC जो कि लाहौर की सफाई की पहले तो जिम्मेदार थी, फिर तुर्क कंपनीज आ गई, अलबराक और फिर ओजी पाक, ये मामला तो हमने देखा, फिर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ, ये भी हमने देखा, लेकिन जो 3 दिन पहले हुआ है, दफातर पर धावा बोला गया पुलिस की मदद के साथ, ये सब मामला हुआ क्या, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? जी सर, इसमें बड़े पर्टिनेंटली आपने इंट्रो में कहा कि कुछ महीनों से ये मामला चल रहा था और लाहौर की सफाई जो है वो बेहतर अंदाज में नहीं हो रही थी। तो ये मामला बेसिकली सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है। एक तरफ एक पार्टी इसकी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है और दूसरी तरफ 2 और कंपनी है, अलबराक और स्पार्क। हम इनको कुछ हुकूमत जो है वो कुछ सर्विसेज लेने के अमाउंट डॉलर्स में पे करती है और उन दोनों कंपनीज की जिम्मेदारी है कि उन सर्विसेज को खुश असलूबी से दें। अब अगर आवाम शहरी लाहौर के, अगर मीडिया
वो अपनी आँख से साफ देख रहे हैं कि लाहौर जितना खूबसूरत, जितना साफ़ सुथरा होना चाहिए था, अगर आप अपनी अमाउंट दे रहे हैं और आपको अपनी उसकी सर्विसेज कदर अच्छी नहीं मिल रही, यकीनन फिर LWMC को कुछ ना कुछ जिम्मेदारी लेनी पड़ी। लेकिन आपने ये जो कहा है कि इसकी ज़रूरत आपको पेश आई क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सही तरह काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इसके भी हम आपसे 31 दिसंबर तक जब डेट थी रिन्यू नहीं किया गया तो फिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि आपने इसका सवाल का जवाब नहीं दिया। सैयद अफजाल साहब से पहले हम पूछते हैं कि आखिर इस तमाम जो सिचुएशन है इस तक उनका क्या मौक़िफ़ है कि वो क्यों पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, जिस तरह से आपने सुना कि इमरान साहब ने तो कह दिया कि जी कंपनीज काम नहीं सही करनी थी इसलिए हमें ये एक्शन लेना पड़ा, आप बताएं कि ये तमाम मामला 2019 से हो क्या रहा है अब तक और अब क्या सिचुएशन है? साहब से हमारी एक रिक्वेस्ट थी, इनसे हमारी 2 महीनों में तकरीबन 3 मुलाकातें अनफॉर्चुनेट हुई हैं। हमारी एक रिक्वेस्ट थी कि सर कभी भी जब आप कोई मसला आपका लोअर स्टाफ बताए तो काइंडली हमसे रिकन्फर्म कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको मिसलीड करेंगे और मिसगाइड करेंगे। तो कोई भी अगर इशू है तो वो काइंडली हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो अब CO साहब को इनके ही स्टाफ ने एक बंद गली में ला के खड़ा कर दिया है, वही इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया कि जी हम कर लेंगे, हमने कर लिया और हमने कर लिया। रात को 2 बजे ये अटैक करते हैं जी। इनको क्या लगा कि यार हमने वर्कशॉपों में अर्तुगुल रखे हुए हैं कि ये पुलिस फोर्स के साथ आते हैं और वहाँ पे जो है तो लोगों को सदुपयोग करते हैं। जिस तरह आपने इंट्रो में भी बताया कि जी वीडियोस डिलीट कर दी, CCTV कैमरास खत्म कर दिए, मोबाइल से डेटा जो है तो इन्होंने उठा दिया। अगर हम काम नहीं कर रहे थे तो ये मुझे बताएं कि ये अभी दावे कर रहे हैं कि 3 दिनों में इन्होंने जो है तो लाहौर को 0 वेस्ट कर दिया। 10 तारीख का ये कह रहे हैं कि 10 तारीख से अगर हम स्ट्राइक पे थे तो इसका मतलब है कि 55,000 टन वेस्ट जो है तो वो शहर की सड़कों पे पड़ा हुआ है। ठीक है सर, इनकी मौजूदा कैपेसिटी, लिफ्टिंग कैपेसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, वो 4,000 टन पर डे है। बिल्कुल, तो ये मुझे करके बताएं कि 55,000 टन ये कितने दिनों में खत्म करेंगे। दूसरी बात ये करते हैं बार डॉलर हमारा जो प्रोजेक्ट था वो 8 सालों पे था और 30 बिलियन रुपीस पे था। अभी जो इन्होंने नया अपलोड किया है अपना प्रोजेक्ट जो इससे साल पुराने उस पे है मॉडल पे, यानी ट्रैक्टर ट्रालियों से उन्होंने उठाना था और जिसकी कास्ट हमारा अगर 30 बिलियन था 8 ईयर्स के लिए तो समझे 4 बिलियन हमें मिल रहे थे जी। बिलियन से भी कम हमें दोनों टर्किश कंट्रैक्टर्स को मिल रहे थे। अभी जो इन्होंने गवर्नमेंट से फंड मांगा है सिर्फ 6 महीने के लिए वो 3 बिलियन का है, तो बाकी जो 3 मतलब इसका मतलब है कि 6 बिलियन का सिर्फ आपकी जो है वो कलेक्शन। सही साहब, आपका पॉइंट है कि बेसिकली आप काम कर रहे थे लेकिन अब काम रोक दिया गया, अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया गया तो फिर अब इनके पास क्या सेकंड ऑप्शन है? इमरान साहब पहले तो ये बताएं कि सेकंड ऑप्शन तो मैं आपसे बाद में पूछूंगा जिस तरह से अफजाल साहब ने बताया है, लेकिन आपको 31 दिसंबर तक जब डेट थी कॉन्ट्रैक्ट की और उसके बाद रिन्यू होने का बाद में है कि आपने रिन्यू करना है या नहीं करना और आपने फैसला हो भी गया, लेकिन इस तरह से ऑपरेशन करने की आखिर क्यों जरूरत पेश आई 31 दिसंबर से पहले? जी देखिए, बहुत शदीद गुमराह किया जा रहा है, बहुत झूठ बोला जा रहा है। पेपरा के कवानीन जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ये कहता है कि इसके 7 ईयर्स जो हैं वो दिसंबर 2019 में पूरे हो गए थे और फिर मल्टीपल एक्सटेंशन जो है पाकिस्तान के कवानीन उनकी हरगिज़ इजाज़त नहीं देते। इन कंपनीज़ को 4 मरतबा एक्सटेंशन दी गई, लेकिन पैसे नहीं दिए गए साथ, जो ड्यू थे वो पैसे नहीं दिए थे साथ, जो पैसे बनते थे वो ड्यू साथ नहीं दिए। लेकिन 23 नवंबर को हमने इनको लेटर्स लिखे कि चूँकि हम 5th एक्सटेंशन हरगिज़ नहीं करना चाहते, आपकी सर्विसेज और क्वालिटी बहुत हद तक गिर चुकी हुई है और लाहौर के शहरी शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला है, तो प्लीज़ आप कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक चूँकि तमाम एसेट जो लाहौरी शहरों के टैक्स पे, गवर्नमेंट के गरीब आदमी के टैक्स से लेके मशीनरी ली गई है और आप ले रहे हैं वो हम एसेट्स जो लेजिटिमेटली वापस लेना चाहते हैं ताकि उसके बाद हम इंटरम पीरियड में लाहौर की सफाई को बरकरार भी रख सकें और फिर नेक्स्ट मॉडल पे भी लेके जा सकें। जिस पे इन्होंने हमें इन राइटिंग कहा कि हम 10 दिसंबर से अपना काम बंद कर रहे हैं। इन्होंने तमाम के तमाम लाहौर शहर में काम को बंद करवा दिया, 10 दिन में किसी किस्म का काम नहीं हुआ। आपने जितनी भी मीडिया रिपोर्ट में कहा है कि पूरे लाहौर को कचरा कुंडी बन चुका था, बिल्कुल बजा, क्योंकि इनकी इस किस्म की हरकतों की वजह से पूरे शहर को शदीद एक वेस्ट क्राइसिस का सामना था। तो लेकिन इमरान साहब आपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक चले जी, आपने 10 दिसंबर के बाद फिर आपने कहा कि हमने सफाई करनी है तो सामान हमें दे दो, लेकिन जो पैसे बनते थे आपकी तरफ ओजी पाक और अलबराक के वो अदा नहीं किए गए, इसीलिए वो तमाम मामला आते थे, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली हैं, मशीनों के रिन्यू नहीं हो सकी हैं, काफ़ी प्रॉब्लम थी। पैसे क्यों नहीं दिए आपने? क्योंकि जो हमारे ऑडिट ने, गवर्नमेंट के ऑडिट ने
एक ऑडिट रिपोर्ट फॉरेंसिक ऑडिट शेयर किया है, जिसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इन्होंने बहुत से काम करने थे। इन्होंने एक इंटरनेशनल वर्ल्ड में कहा जाता है कि हम मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी कहते हैं, हम सेग्रीगेशन कहते हैं, जिसमें हमारे जो वर्कर्स हैं उनके हेल्थ टेस्ट होने थे, उन्हें प्रोटेक्शन इक्विपमेंट मिलना था, इसके अलावा उनकी लाइब्रेरी बननी थी। बहुत से कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक काम नहीं किए गए। तकरीबन उसका तखमीना वो 12 अरब लगाते हैं कि 12 अरब के कुछ ऐसे डिलीवरेबल हैं जो टर्किश कंपनीज ने नहीं किए हैं। तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, या तो हमें वो जो 12 अरब का काम जो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक करना था वो करके दें, या फिर उस अमाउंट की रिकवरी करवाई जाए, उस काम को करवाया जाए। अच्छा, सही है। मतलब बेसिकली आपके मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट पर सही तरह अमल दरामद नहीं हुआ। सईद अफजाल साहब, इमरान साहब कह रहे हैं जी कि कॉन्ट्रैक्ट जो था उस पर आपने काम नहीं किया सही तरीके से, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, पैसे भी इसलिए रुके और इसलिए कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू इसलिए नहीं हुआ। इनको मिसगाइड किया जा रहा है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। इनको ये नहीं बताया गया कि हमारा स्कोप क्या था। हमारा स्कोप था ट्रांसपोर्टेशन, कलेक्शन, मैनुअल स्वीपिंग, मैकेनिकल स्वीपिंग। ये सेग्रीगेशन का जो स्कोप था, फ्रांसिक ने इन पे ऑब्जेक्शन किए कि भाई आपकी नाअहली है, आप लोगों ने ये काम नहीं किया, आपने डंप साइट बनानी थी साइंटिफिक लैंड से। इनसे पूछें कि डंप साइट का क्या हाल है, इनसे पूछें कि आप पोस्ट का क्या हाल है। ये इनकी लायबिलिटी थी, ना कि टर्किश कॉन्ट्रैक्टर्स की। दूसरी तरफ मैं आता हूँ, ये बार बार जिक्र करते हैं कि जी पैसे पैसे पैसे। इनके जो थे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में मैकेनिकल स्वीपिंग, वॉशिंग, मैनुअल स्वीपिंग और कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन शामिल थी। अभी जो इन्होंने जो नया शोशा छोड़ा हुआ है और खुद करने जा रहे हैं, 6 महीने के लिए इन्होंने 3 बिलियन का बजट मांगा है। हालांकि हमें 1 साल का दोनों टर्किश कॉन्ट्रैक्टर्स को 4 बिलियन का बजट मिलता था, वो भी लेस देन 30 बिलियन का टोटल था। 8 साल पे डिवाइड करें तो 4 बिलियन से कम ही होता है। तो मुझे ये बता सकते हैं कि किधर क्या वो मजीद 6 बिलियन पे आपकी चली। सईद अफजाल साहब, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अब इमरान साहब आप बताएं कि पहला तो सईद अफजाल साहब ने पूछा कि 55,000 टन का बैकलॉग, 4,000 की आपकी कैपेसिटी है, वो कैसे करेंगे, कितना काम करेंगे। फिर इसके अलावा 3 अरब रुपया आपने मांग लिया है थोड़े से ड्यूरेशन के लिए। और इसके अलावा ये जो ये कहा जा रहा है कि डंप साइट्स आपने नहीं बनाई थी और वो आपकी जिम्मेदारी थी। इन तमाम पहलुओं पर आप क्या कहेंगे, किस तरह से आपने रिस्पॉन्ड करना है? जी इमरान साहब, इमरान अली सुल्तान, आप सुन पा रहे हैं हमें? अच्छा, इमरान सुल्तान से हम बात करेंगे और उनसे ये सवाल जो हमने पूछे हैं वो उनसे ज़रूर हम चाहेंगे कि वो जवाब दे सकें। सैयद अफजाल साहब, अब आप ये बताइएगा कि ये तमाम अब कॉन्ट्रैक्ट तो रिन्यू नहीं हो रहा, आपसे मशीनरी भी ले ली गई, फिर हमने देखे कि इश्तारात भी दे गए, फिर ये भी कहा जा रहा है कि तुर्क सफारतखाना और तुर्क कौंसलेट से रब्ता भी किया जाएगा, इस तमाम इशू को उठाया जाएगा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बात की जा रही है। अब ये तमाम सिचुएशन को आप अपनी जानिब कैसे डील कर रहे हैं? वही बात है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में क्लास थी कि अगर हमारा दोनों का आपस में या तीनों का कोई डिस्प्यूट आता है तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट हमने एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनानी थी, ठीक है, और उसने 1 मंथ अंदर अंदर उस डिस्प्यूट को हल करना था। अनफॉर्चुनेटली हमें ये लोग 23rd को लेटर लिखते हैं कि ये मशीनरी अब हमें हैंड ओवर कर दें। हम इनको रिप्लाई करते हैं 27 को कि जी ये डिस्प्यूट्स हैं हमारे, इस पे आप हमारे साथ बैठें और सेटल करें, उसके बाद हम फर्दर चलेंगे। ठीक है, और उसमें हम इनको डेडलाइन देते हैं कि 5 दिनों में आपने हमें रिप्लाई करना है। फिर हम इनको 4 दिसंबर को एक दफा फिर रिमाइंडर भेजते हैं कि जी आप हमारे साथ बैठें, क्योंकि सेटलमेंट करनी है, 31 को एंड होना है, और आप जो है तो आगे हमारे साथ कैसे चलेंगे। हमें बुलाया जाता है, ये बार बार कहते हैं कि एक्सटेंशन कभी हमने नहीं मांगी। हमारी लायबिलिटीज अप्रैल में जो थी, तो अगर दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स को देखा जाए तो 2 बिलियन पे थे हम। तो बेसिकली इस मामले को डिस्प्यूट कमेटी से उठाना चाहिए था, जो कि नहीं उठ सका और उसे पहले ही एक्शन ले लिया गया, आपने ऐसा कहा है। इमरान साहब, ये बताएं कि जो सवालात आपसे पूछ रहे हैं सैयद अफजाल साहब, और हमारे भी यही सवालात हैं कि 55,000 टन का जो इस वक्त बैकलॉग है वो कैसे पूरा किया जाएगा, क्या इतनी कैपेसिटी है आपकी, कितने दिन लगेंगे, 4,000 टन की रोज़ की कैपेसिटी है। फिर डंप साइट्स आपने बनानी थी, वो भी नहीं बनाई, और डेली की कैपेसिटी अगर आपकी इतनी नहीं है तो फिर डंप साइट्स पर कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये तमाम मामला लाहौर का कैसे क्लियर होगा? सर, आपका सवाल बजा अफजाल साहब को मैं जवाब देने का नहीं दे सकता, क्योंकि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, इसलिए कि मैं पहले इनको ये बताता चलूं कि जी, इसलिए मैंने आपको कहा है कि हम आपसे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि ये लोगों के सवाल हैं, को उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक आप कह रहे हैं तो सर देखिए, हम पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना, और हमारे सेटिस्फेक्शन का लेवल वो नहीं है। हम प्राइवेट सेक्टर कंपनी नहीं है कि हमने शेयर होल्डर को या अपने बल्कि
हमारी सर्विसेज जो है अफजाल साहब आपसे बात करेंगे, अभी इमरान साहब जवाब दे रहे हैं। लोगों के लाहौरियों के लाहौर शहर साफ सुथरा होगा, लोगों के चेहरे पे स्माइल होगी, मीडिया खुद उसको अच्छा मॉनिटर करेगा और तमाम के तमाम शहर। इमरान साहब मतलब ये तो आप दावे करें ना, लेकिन आप बताइएगा कि आपके पास कैपेसिटी है 4000 टन का आपका रोजाना का है कैपेसिटी उठाने के लिए कचरा टन। आप बताएं कि 55,000 का जो बैकलॉग है वो आम शहरी लाहौर के तमाम वासी पूछ रहे हैं कब उठाएगा और किस तरह से इसको हैंडल किया जाएगा, क्या मैकेनिज्म बना रहे हैं आप? जी सर, पहले लाहौर के 2 जोन थे, हमने लाहौर के 2 जोनों को जल्दी काम करने के लिए 9 जोन्स में डिवाइड कर दिया है, जिसकी वजह से छोटे जोन होने की वजह से हम पैरेलल ज़्यादा जगहों पे छोटे छोटे गली कूचों में जाके सफाई को तेज़ कर सकते हैं। दूसरा, चूँकि ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी थी जिसका ज़्यादा फोकस होता था प्रॉफिट उठाने पे, हम लोगों का लोगों की सर्विसेज डिलीवरी पर है, इसलिए हम ये एक शिफ्ट में काम करते थे, हम 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। हम सुबह भी काम कर रहे हैं, दोपहर को भी, रात को भी। इसकी वजह से हम बहुत हद तक उम्मीद है कि जो पिछले 10 दिन का बैकलॉग इनकी स्ट्राइक की वजह से क्राइसिस है, उसको हम अगले 3 से 4 दिन में बिल्कुल जीरो बेस पे चले जाएंगे। और फिर इसके बाद लाहौर के लिए आइंदा आप ही जिम्मेदारी उठा रहे हैं या फिर किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त सिचुएशन और सवाल है। जी देखिए, दरमियान में ये सीनियर हलकों में और हुकूमत पंजाब का बिग डिसीजन है कि आने वाले 3 से 4 माह में वो किस मॉडल पे जाना चाहती है। वो इनसोर्सिंग मॉडल पे LWMC की कैपेसिटी बढ़ा के LWMC की जिम्मेदारी अगले 7 ईयर्स के लिए सौंपना चाहती है या आउटसोर्स करके मजीद कंपनी लाना चाहती है। अगेन उस तमाम की टेंडरिंग और बिडिंग प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए 3 से 4 माह का अर्सा दरकार होता है। 31 दिसंबर को ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने जा रहा था, नई बिडिंग को कंप्लीट होने में 3 से 4 माह का वक्त लग सकता है और लोगों की जान की, माल की, इन्वायरमेंटल को बचाने के लिए, वेस्ट क्राइसिस से निकलने के लिए ये एक अहम इकदाम उठाना पड़ा। लेकिन आपने कहा 3 से 4 महीने लग सकते हैं, दोबारा से जो भी शेड्यूल बनेगा और कॉन्ट्रैक्ट आएगा किसी के पास, तब तक लाहौर में और लाहौर के रहने वालों के लिए क्या होगा? क्या कचरा कुंडी बनने जा रहा है लाहौर? जी नहीं, LWMC इन 3-4 माह में बिल्कुल कचरा कुंडी नहीं बनेगा। लाहौर को दोबारा जो आपने बताया है कि जीरो वेस्ट और साफ़ सुथरा बागों का, फूलों का शहर, उसकी तरफ लाया जाएगा। 3 से 4 माह के दौरान LWMC खुद जिम्मेदारी देगी। मैं लास्ट 2 बहुत अहम बातें आपको बताता चलूँ। एक तो नैब एक ऑलरेडी इस मैटर को टेकअप कर चुका है और उन्होंने अलबराक को, ऑसपाक को, LWMC को बड़ी क्लियर इन राइटिंग डायरेक्शन दी हुई है कि जो मशीनरी है वो लाहौर से कहीं बाहर जा नहीं सकती, लाहौर की वेस्ट उठाने के अलावा किसी और जगह यूज़ नहीं हो सकती। लेकिन हमारे पास इंपॉर्टेंट इतलात ये थी कि ये लोग इस मशीनरी को बेचना चाहते थे और बेच के वो किसी थर्ड पार्टी से अपने तमाम मामले को निकलना चाहते थे 31 दिसंबर से पहले। ये भी एक वजह बनी इन अहम मालूमात को जब ब्रेक हुई कि हमें बहुत जल्दी एक्शन लेना पड़ा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपने जो एक्शन लिया है उसके बाद उसके मुराकात क्या होते हैं, फिर आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, वो तो पाकिस्तान के लिए और तुर्की हुकूमत के लिए और आपस में ताल्लुकात है वो ख़राब ना हो। लेकिन लाहौर के लिए जो स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो LWMC अगर 3 से 4 महीने में हैंडल कर लेती है मामला तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये जो क्राइसिस बनने जा रहे हैं, एमरजेंसी की जो सिचुएशन है वो बड़ी परेशान कुन हो सकती है। बहुत शुक्रिया इमरान सुल्तान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, और सईद अफजाल साहब आप भी हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम सिचुएशन पर हमने बात की। ये मामला एमिकेबली है, ये था आइडली वो ऐसा नहीं हो सका, लेकिन आइंदा आने वाले महीनों में किस तरह से लाहौर को हैंडल करती है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और फिर पंजाब हुकूमत क्या लाहौर के लिए प्लान लेके आती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर ये 3 से 4 महीने में इसको अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो लाहौर और लाहौर वालों के लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मारूफ गुलकार, अदाकार और म्यूज़िक कंपोज़र अली ज़फ़र ने अपने नए गाने भाई हाजिर है में नए रैपर्स को मौका और उन्हें नकद इनाम देने का भी ऐलान किया है। बड़ा अच्छा ऐलान है और इससे सपोर्ट मिलती है जो नया टैलेंट होता है। अली ज़फ़र ने समाजी राब्ते की वेबसाइट और फोटो वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी नई वीडियो शेयर की है, जिसके पस मंज़र में उनका नया गाना भी बज रहा है और इस पर उन्होंने बात भी की। उन्होंने कहा इसके आगाज़ में चंद सेकंड के बाद के भाई हाजिर है के हवाले से हम एक मुकाबले का इनेकाद करने जा रहे हैं जिसमें रैप करने वाले गुलकार हिस्सा ले सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि रैपर्स भाई हाजिर है की बीट को डाउनलोड करके उस पर रैपिंग करें और फिर वीडियो रिकॉर्ड करके उसे फेसबुक पर भेज दें। उससे क्या होगा कि अली ज़फ़र ने यह ऐलान किया कि पहले नंबर पर आने वाले रैपर को 1 लाख रुपए, दूसरे नंबर पर आने वाले को 50,000 और फिर तीसरे नंबर पर आने वाले को 25,000 रुपये इनाम भी दिया जाएगा। नए टैलेंट को हमेशा
सपोर्ट किया है गुलकार अली ज़फ़र ने, चाहे वो इस तरह से मुकाबला हो या फिर अपनी वीडियो के साथ इंगेज करवाना हो, या फिर कोरोना के दिनों में भी उन्होंने बड़े इम्प्रोवाइज़ किए तरीक़ाकार कि किस तरह से वो अपनी वीडियो के अंदर नई इम्प्रोवाइजेशन लेके आना था, लोगों को इन्वॉल्व किया। उन्होंने ये भी कहा कि नए रैपर्स को नकद इनाम के साथ भाई हाजिर हैं, अगर परफॉर्म करने का मौका भी मिलेगा तो फिर आप ये भी तैयार हो जाएं कि अगर आपने अच्छा परफॉर्म करना है और फिर आप अगर चाहते हैं अली ज़फ़र के साथ काम करना तो फिर आप इसके लिए थोड़ी एफर्ट कर लें, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। वीडियो में भी आप शामिल हो सकते हैं, तो बड़ा अच्छा गोल्डन चांस अली ज़फ़र देने जा रहे हैं, ऐलान उन्होंने खुद किया है। तो अब आप भी कोशिश करें, जो भी आप कर सकते हैं, रैपर्स हैं या फिर अगर मूवमेंट्स हैं आपके पास बड़ी स्पेशल, तो फिर आप इसका फ़ायदा। एनीवे जी, मूविंग फॉरवर्ड, एक और चीज़, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। हम हमेशा कहते हैं पाकिस्तानीज़ बड़े हौसले वाले लोग हैं, हिम्मत रखते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सामना बड़ा डट कर करते हैं। अब वो प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, इकोनॉमी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको आपकी फैमिली प्रॉब्लम है, या फिर आपको फिज़िकल प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को फिज़िकल प्रॉब्लम होते हैं पैदाइशी तौर पर, या फिर कुछ लोगों को बाद में भी हो जाते हैं किसी हादसे की वजह से। अब पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम के एक मेंबर हैं, नेपाल काठमांडू 2019 में व्हील चेयर एशिया कप के फाइनल की ट्रॉफी जब उन्होंने अपने नाम की, और एशिया कप में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल की टीमों ने हिस्सा लिया। इसमें पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मोहित तारिक भी थे। मोहित तारिक बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं और मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं जब भी जहाँ पर भी व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। और इसके साथ साथ वो बड़े एक बेहतरीन क्रिकेटर होने के साथ साथ एक बड़े अच्छे इंसान भी हैं, और फिर हौसले वाले हैं, और लोगों को भी बताते हैं कि किस तरह से आपने हौसला नहीं हारना। तो हम जी मोहित तारिक से ही बात करेंगे, उनसे हम जानते हैं उनकी ज़िंदगी का सफ़र कैसे गुजरा, और वो टीम के मेंबर जब बने तो उनको क्या कोई किसी किस्म की मुश्किलात आई या नहीं। अस्सलाम वालेकुम मोहित तारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। मोहित, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, और हम देख रहे थे आपकी वीडियोस भी, आपकी पिक्चर्स भी, एक बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं आप बताइएगा इस सफ़र के बारे में। जब आप पैदाइशी तौर पर आपको ये एक माजूरी थी, डिसेबिलिटी थी, तो फिर आपने कैसे इसको हैंडल किया, और फिर आप टीम की तरफ जब आपने सोचा कि मैंने क्रिकेट खेलनी है, तो फिर ये सफ़र कैसा था? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को मेरा सलाम। और बचपन से शौक था क्रिकेट, शाहिद अफरीदी मेरा फेवरेट बैट्समैन है, फेवरेट प्लेयर है। शाहिद भाई को जब खेलते हुए देखते थे तो मेरा भी एक दिल में आता था कि काश मैं भी इस जगह पे खेल रहा हूँ और पाकिस्तान की शर्ट मैंने पहनी हो। बच्चों के साथ बचपन में घर से स्टार्ट किया क्रिकेट का, फिर स्कूल लेवल पे स्पेशल एजुकेशन स्कूल में मैंने 2009 में एथलेटिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया, नेशनल डिवीज़न लेवल पे। फिर इस तरह करते करते फिर हमारे जो प्रॉब्लम्स आती थी, क्रिकेट शुरू से खेलते थे, गली मोहल्ले की क्रिकेट, स्कूल की क्रिकेट, तो उसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि जो है ना व्हील चेयर यूज़र को या डिसेबल पर्सन को सबसे लास्ट पे या स्लिप की फील्डिंग दी जाती थी, जो सबसे बेकार फील्डर होता है, सही उस फील्डिंग पे खड़ा कर देना। उसके बाद लास्ट पे बैटिंग तक 9वें 10वें लास्ट विकेट तक वेट करना कि यार अच्छा अब टीम जब बिल्कुल एंड हो जाएगी फिर इसको भेजेंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती थी। ठीक है, हमारे सोचा कि यार कुछ डिसेबल पर्सन के लिए भी होना चाहिए हमारे। तो मोहित ये बताएं कि आपने कहा है कि आप बहुत से प्रॉब्लम होते थे, चाहे वो आपको थोड़ा सा इग्नोर किया जा रहा है या फिर आपको वो चांस नहीं दिया जा रहा, तो फिर आपने कैसे मुकाबला किया? आप तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं और व्हील चेयर पे ही होते हैं, तो फिर कैसे आपने इस तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट की और फिर आगे आकर टीम की नुमाइंदगी की? सर टीम की नुमाइंदगी वो आपको मैं बताने लगा हूँ कि पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम सिर्फ पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम नहीं, पूरे वर्ल्ड में व्हील चेयर क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करवाने वाला पाकिस्तान है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ से हमारा सफ़र 1996 अप्रैल 1996 में इसका सोचा था हमारे कैप्टन ज़ीशान तकी साहब ने, और उसका सफ़र वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर 2012 में प्रॉपर इसको रजिस्टर्ड करवा के फिर इसको वर्किंग में लेके आए। उसके साथ अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ 6 कंट्री पार्टिसिपेट हैं, जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, इंग्लैंड है। और ये कोविड की वजह से हमारा वर्ल्ड कप डिले हुआ है, 2020 में 21 में हमारा वर्ल्ड कप होने जा रहा है। तो ICWC हमारी वर्किंग कर रही है, पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल वर्किंग कर रही है, हर मुल्क की अपनी अपनी काउंसिल्स काम कर रही हैं। मोहित, अब आपने बताया कि काम तो हो रहा है, मैं चाहता हूं कि आप अपना पर्सनल थोड़ा सा एक्सपीरियंस के लिए, ये बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसे कैसे मैनेज करके आगे आ सकते हैं।
मैं जब भी बात होती है किसी जगह पे, मुझे प्लेटफॉर्म पे बात करने का मौका मिलता है, मैं सिर्फ बच्चों को यही समझाता हूँ कि डिसेबिलिटी हमारे माइंड की डिसेबिलिटी है। फिजिकल डिसेबिलिटी आपकी कुछ बेहतरीन नहीं, आपके आड़े नहीं आती। मैं पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए मैंने हैंडबॉल का भी स्टार्ट किया, इनिशिएटिव लिया है कि जो बच्चे क्रिकेट में सिर्फ हम 16 प्लेयर को ही खिला सकते हैं टीम में, तो जो बच्चे जिनमें टैलेंट है उनको क्रिकेट से हट के साथ किसी और एक्टिविटी में भी लाएं ताकि सब ज़्यादा से ज़्यादा चांस दे सकें डिसेबल पर्सन को। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ने ये सारी डिसेबिलिटी माइंड की है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है लोगों को हौसला देने के लिए कि किसी किस्म की डिसेबिलिटी को आप खाते में ना लाएं। आप फैमिली का जिक्र करने वाले थे, मैं भी यही सवाल चाह रहा था पूछना कि आपको फ्रेंड्स, फैमिली, जो सर्कल है, सोसाइटी, इसने कितना सपोर्ट किया इस सफ़र में? सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। मेरे वालिदैन तो अपने बच्चे को सपोर्ट करते ही हैं, मेरे मामू, चाचू, फुफ्फो, सब ने, कज़न्स ने बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया कि आप ये काम कर सकते हो। कुछ काम अगर मैं कहता था कि ये नहीं कर सकता तो वो भी मुझे कहा जाता था कि आप ये काम करो, आप कर सकते हो। ज़बरदस्त। तो मुझे फैमिली सपोर्ट की वजह से मैं आज इस मुकाम पे बैठा हूँ। मैं बच्चों को, दूसरे मेरे सुनने वालों को भी मैं यही पैगाम देता हूँ कि यार आप सब कुछ कर सकते हो। अगर मोहित तारिक व्हील चेयर पे बैठ के सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, इसमें हौसला चाहिए और हिम्मत चाहिए और सपोर्ट चाहिए फैमिली और फ्रेंड्स की। मोहित, ये भी बताएं कि बड़े ज़बरदस्त आपने अवार्ड्स भी हासिल किए हैं, अचीवमेंट्स आपने हासिल किए हैं, उनके बारे में कुछ बताइएगा और आइंदा आने वाले जो आपके दिन हैं, गोल्स हैं, वो क्या हैं? सर सबसे पहला मेरा था कि मैंने शुरू से बचपन से शौक़ था कि मैंने 2009 में, जैसे आपको बताया कि स्कूल लेवल से स्टार्ट किया, 2012 में पंजाब फेस्टिवल हुआ, उसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन थी। इस तरह हर छोटे बड़े इवेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया और एशिया कप तक का सफ़र किया। एशिया कप खेलने गया नेपाल, और नेपाल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंडिया को फाइनल में बीट किया और ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए लेके आए। अब हमारा नेक्स्ट मंथ में PCL होने जा रहा है। जैसे PSL होता है इसी तरह हमारा व्हीलचेयर क्रिकेट का PCL हो रहा है, पाकिस्तान चैंपियंस लीग। ठीक है, तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। लाहौर में अभी एक्सपेक्टेड है ग्राउंड, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद। मोहित, आप जिक्र कर रहे हैं कि टूर्नामेंट का ओवरऑल अगर थोड़ी सी फैसिलिटीज़ की बात करें वो कैसी हैं, उससे मुतमिन है आप? जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ग्राउंड्स हैं, जो आपकी इक्विपमेंट है, सब कुछ है इंटैक्ट, चीज़ें ठीक हैं? भाई मसला ये है कि हमें पाकिस्तान में गवर्नमेंट सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, प्राइवेट सेक्टर्स हमें सपोर्ट करते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स को हम अपने स्पॉन्सरशिप पे प्राइवेट सेक्टर्स के साथ काम करते हैं। हॉस्टल्स में हमें इशू आते हैं, होटलिंग में इशू आता है, ग्राउंड्स में इशू आता है। ग्राउंड में पवेलियन में रैंप नहीं मौजूद, हालांकि जो तो बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर ही है जो कि मिलकर सपोर्ट कर रहा है। मोहित तारिक, आपका शुक्रिया और आपके हौसले को सलाम है हमारी तरफ, क्योंकि इसी तरह से जो हौसला है वो दिखाना बड़ा ज़रूरी होता है। किसी भी किस्म की ज़िंदगी में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फिजिकल, मेंटल या इकोनॉमिकल, उसको हल करने का एक ही तरीका है कि आप माइंड से अपने जो है स्ट्रॉन्ग हो, जिस तरह से मोहित हैं और दीगर ऐसे लोग हैं। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा वक्त आज का ख़त्म हो चुका है, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।